आपको लगा कि आर्किटेक्चर आपने सही प्लेटफॉर्म चुना है? देखिए, फौज में अगर जा पाती तो उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं हो पाता। एक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो उसको मोल्ड करने में, शेप करने में टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता हाँ, एक आर्किटेक्ट की गलती तो कहते हैं ना, हंस के कहते हैं कि क्रीपर के पीछे छुपा लो। है। राइट। चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एक बहुत बड़ा नाम है पंजाब के अंदर, इवन नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा आर्किटेक्चर कॉलेज है। ये हिंदुस्तान का तीसरा चौथा कॉलेज है भाई, 61 जी। में शुरू हुआ। मैंने जब उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना, तो मतलब मुझे खुद को बहुत शर्म आई कि मैं इनके बारे में क्यों नहीं जानता था पहले। पहला ही मॉडल बनाया था उन्होंने, उसको शीशे में इनकेस किया। क्या तो मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा कि शायद सच में मॉडल इतने काबिल बन गया। आफ्टर ग्रेजुएशन ही वेंट टू some foreign country, I guess. He went to England for the masters and he went directly after the graduation. And जो उनके साथ उनके फेलो स्टूडेंट्स थे, कॉलीग्स थे, वो हंसते थे उनको, बोलते थे कि तुम जस्ट ग्रेजुएशन के बाद आ गए। जी। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नॉन प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट से नहीं आ सकता। 100%। कोई भी टीचर जो खुद प्रैक्टिस नहीं करता वो प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पार्ट नहीं कर सकता भाई, उसके पास नहीं है। और डे टू डे नॉलेज जो होती है, डे टू डे Absolutely. चैलेंजेस आते हैं जो आर्किटेक्ट की लाइफ में, उस पर कोई बात नहीं करता। उस पर कोई बात नहीं करता, और वो बात कर वही सकता है जो खुद प्रैक्टिस करता है, जिस पे वो हद बीत रही है। हाँ जी, हाँ जी। और जो जिस पे हद नहीं बीत रही उसके लिए तो उसका दर्द ही नहीं है ना। सही बात। आई गेस नॉलेज बहुत लोगों को है, लेकिन उसको डिलीवर कैसे करना है, पढ़ाना कैसे है, आर्किटेक्चर में ऐसी बात कहीं सुनी नहीं है और कहीं होती भी नहीं है आई गेस, जहाँ पे पढ़ाना सिखाया जाए। किताबें आर्किटेक्चर में इंडियन ऑथर की तरफ से लिखी हुई इंडियन कंडीशन पे बहुत ही कम है। और जो किताबें यूज़ होती हैं आर्किटेक्चर कॉलेजेस में वो बहुत सारी, ट्राई सिटी में ही कोई 3,500-4 हज़ार आर्किटेक्ट है और प्रैक्टिस करने वाला 250-300। मैं जब अपनी रिसर्च कर रही थी तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की डायरेक्टरी लेके बैठ गई कि किस शहर में कितने का आर्किटेक्ट है। टू माई अटर सरप्राइज, हल्द्वानी जैसा शहर जो उस समय 5 लाख की आबादी वाला शहर था, एक आर्किटेक्ट था। Welcome to the next episode of Design Conversation, where creativity meets conversation and ideas flows freely as inspiration. जब हमने डिज़ाइन कन्वर्सेशन शुरू किया था तो हमने तय किया था कि हम उन पर्सनैलिटीज़ को बुलाएंगे जो इंडिया के डिज़ाइन लैंडस्केप को इंस्पायर कर रहे हैं और शेप कर रहे हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने इंडिया के जो आर्किटेक्चर प्रैक्टिस है उसको तो इन्फ्लुएंस किया ही है, उसके साथ साथ एजुकेशन को भी रिफॉर्म करने की काफ़ी कोशिश की है। पंजाब की आर्किटेक्ट्स की एक बड़ी जनरेशन इनकी स्टूडेंट रह चुकी है और इन्होंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया और सीखने का सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ और बन गई पंजाब की पहली लेडी आर्किटेक्ट जिन्होंने आर्किटेक्चर में डॉक्टरेट हासिल करी। एंड देन इतने साल काम करके प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी करी, एजुकेशन में भी काम किया। इनको लगा कि इंडिया में आर्किटेक्चर एजुकेशन और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में काफ़ी गैप है। उस गैप को समझने के लिए आज हम इनके साथ बैठे हैं। इनको लगा कि इस एक यंग प्रोफेशनल जब फील्ड में आता है तो उसको इतनी स्ट्रगल क्यों करनी पड़ती है स्टार्ट करते हुए। तो जन्म हुआ इनकी एक रिसर्च का जिसका इन्होंने नाम दिया धुन बदल के तो देखो। ये धुन क्या है? धुन जिस पे आर्किटेक्चर एजुकेशन इतने सालों से चल रही है, और एक नई धुन जो मैम हमें आज प्रपोज करना चाहती हैं। और इस नई धुन की आज जो कंपोज़र हैं वो हमारे साथ बैठे हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर आर्किटेक्ट प्रभजोत कौर का। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच करण।
पहले तो मैम ये बताओ कि इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? इट इज़ अ गॉड गिफ्टेड थिंग। एनर्जी हर इंसान में होती है, उसे सिर्फ समझना होता है, और मुझे मौका मिला उस एनर्जी को समझने का। दैट्स इट। इट इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज भगवान ने शायद किसी को बनाया ही नहीं है जिसमें पूरी कायनात में एनर्जी ही तो बेटे वाइब्रेशन है, और वो हर इंसान में है। आप उस एनर्जी को, खुद को कैसे समझते हो, कैसे देखते हो, आप अपने साथ कैसे कनेक्ट बनाते हो, ये वो एनर्जी है मेरी। मैं ये समझना चाह रहा था कि इतने साल हो गए आपको काम करते हुए, एजुकेशन में भी काम किया है, प्रैक्टिसेस भी करी हैं, अभी तक व्हाट कीप्स यू गोइंग? बिकॉज मैं देखता हूँ आपको इवेंट्स पे भी, मैं देखता हूँ कि आप जैसे आज एक यंग आर्किटेक्ट है उसकी तरह भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, कई बार तो उनको भी शर्म आ जाती है आपको देख के। तो व्हाट कीप्स यू गोइंग? बेटा, माई बिलीव दैट लाइफ इज़ गिवन ओनली वंस। ये जो हमें इंसानी जामा मिला है ना, वो एक बार मिला है, और अच्छा खासा वक्फे के लिए मिला है। अगर उसे अच्छे से एक बार ही जी लिया जाए, अच्छे से जी लिया जाए 100% के साथ, तो एक बार ही काफ़ी होता है। ये कम नहीं है। मतलब इतने साल आप देख रहे हैं मेरे सफ़ेद बाल, और देख रहे हैं कि हाँ, मैंने 6 डेकेड से ज़्यादा ज़िंदगी इस धरती पे गुजारी है। उसे अच्छी तरह से जीना शायद हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, हम उसे अच्छी तरह से जिए। और मेरी एक यही कोशिश रहती है कि मैं ज़िंदगी अपराइट जीऊँ, और मेरे टच में मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हों, वो भी खुद को समझें, खुद से प्यार करें। खुद से प्यार करेंगे तभी वो पूरी तरह से खिल पाएंगे। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वाइटल फॉर, एंड सेल्फ रियलाइजेशन ऑल्सो ना। हाँ। आपने जैसे कहा ये एनर्जी कहाँ से आती है, तो ये वाइटैलिटी आती है सेल्फ रिस्पेक्ट से, सेल्फ लव से, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से। जी। शुरुआत से करते हैं। शुरुआत, आपका बर्थ प्लेस कहाँ है, कहाँ से शुरुआत हुई आपके? करण, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार हूँ। ओके। मेरे फादर वहाँ फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में काम करते थे जी। और मेरा बर्थ भी वहाँ हुआ। मेरी अर्ली सारी स्कूलिंग भी बिहार से है। अब झारखंड का हिस्सा है वो। मैं वहाँ से बिलोंग। ओके। तो बचपन में क्या सपना था आपका? आर्किटेक्ट ही बनना चाहते थे या कुछ और दिमाग में था? मैं जब भी किसी लेडी को बड़ा कॉन्फिडेंट पाती थी, कभी भी किसी भी जो औरत मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लगती थी, मुझे लगता था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। मुझे वो, मतलब एक समा था वो जब औरतें घर में ही रहती थी। कुछ बचपन के ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो बड़े अनफॉर्चुनेट थे, या उस समय औरतों का हाल बहुत बुरा था। तो जब मैं उन्हें देखती थी, बुरे हाल में देखती थी, तो मुझे लगता था ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी। और ये भी लगता था कि मुझे उस तरह की ज़िंदगी से अगर कोई चीज़ निकाल सकती है, आप समझ रहे होंगे कि मैं औरतों पे हाथ उठा देना पति की तरफ से बहुत आम बात थी उस समय, आम बात थी बहुत। तो इस चीज़ से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि औरत का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो बहुत यंग एज से मेरे में ये ज़िद की मुझे अच्छे से ठीक तरीके से पढ़ना भी है, स्किल भी हासिल करनी है, और फिज़िकली भी मुझे स्ट्रॉन्ग होना है। फिज़िकल स्ट्रेंथ से मेरा मतलब वही है कि आप किसी भी ऐसी चीज़ का शिकार ना हो जो आपको कमज़ोर समझ के कोई आप पे हावी हो। तो इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी पे बहुत असर डाला, और मैंने अपने आप को हर तरफ से सशक्त किया। आप सुन के हैरान होंगे कि मैंने बहुत लेवल तक एनसीसी की, उसमें से भी शूटिंग जो है, राइट, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान था। ओके। कि मुझ में एक ऐसी कैपेबिलिटी हो जो मैं वर्ल्ड को अपने बलबूते पे फेस करके अच्छे से जी सकूं। इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग आई मस्ट मेक माई सेल्फ होलसम पैकेज, होलसम पैकेज, जिसमें थोड़ी पढ़ाई भी हो, थोड़ी स्पोर्ट्स भी हो। मैं हॉकी की भी प्लेयर हूँ अपने
डिस्ट्रिक्ट लेवल की, ओके, एनसीसी की भी मैं हूँ। जी। तो मैंने अपने आप को हमेशा से इसी चीज़ के लिए तैयार किया कि जब मैं बड़ी हूँ तो मैं कमज़ोर ना हूँ। मैं किसी भी तरीके से, जैसे औरत को कमज़ोर समझा जाता है, मैं उस खाते में फिट ही ना बैठूं। आर्मी में भी जाने का मन था आपका, जो आप हाँ, कभी मैं मैंने बहुत ज़्यादा जब एनसीसी कर रही थी तो उस समय एक ही चीज़ सपने में थी कि मुझे सर्व करना है नेशन को, और मैं हर हाल में आर्मी में जाना चाहती थी। और उस समय में आर्मी में जाना सिर्फ नर्सिंग और मेडिकल के थ्रू ही पॉसिबल था, अदरवाइज लेडी को नहीं लेते, इन्फेंट्री में नहीं लेते थे। इन्फेंट्री में नहीं लेते। इंजीनियरिंग एक ऑप्शन हो सकती थी, पर उन्होंने मुझे एक लेडी आर्किटेक्ट से मिलवाया, रादर उनके घर लेके गए मुझे। मैंने जब उनके साथ इंटरेक्ट किया, उनका घर देखा, जिसने मुझे बहुत इंस्पायर, ऐसा लगा कि यार एक सिंपल घर सबके ही हैं, मगर इस घर को इस लेडी ने कितना खूबसूरत सा बना रखा है, कितना हर चीज़ उनके घर में बहुत खूबसूरती से रखी हुई थी। जी। तो उसने मुझे बहुत, उस चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। हालांकि वो प्रैक्टिस नहीं करती थी, अभी न्यूली मैरिड थी और घर नया नया उन्होंने अपना सेट किया था। मेरी इंस्पायरेशन का सोर्स बनी वो लेडी आर्किटेक्ट। वो रुड़की, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से ग्रेजुएशन थी। राइट। तो मुझे पता लगा कि ये भी एक फील्ड है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। और ड्राइंग मेरी रीजनेबली गुड थी, तो लगा कि नहीं, इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैंने कोई और ऑप्शन, मतलब मैंने किसी और फील्ड में जाने की कोशिश भी नहीं की कि लोग कहते हैं मैंने इंजीनियरिंग का कोई टेस्ट दिया, मैंने नहीं दिया। पहले फोकस थे कि आप आर्किटेक्चर ही जाना है। कि मैंने आर्किटेक्चर एसपीए का एग्ज़ाम दिया और मैंने सीसीए में अप्लाई किया, तो सीसीए में एडमिशन हो गई जी, बिकम एन आर्किटेक्ट। अच्छा लगना शुरू हो गया। तो आप जैसे नेशन को सर्व करना चाहते थे, देश सेवा में जाना चाहते थे आर्मी में जाके, आपको लगा कि आर्किटेक्चर आपने सही प्लेटफॉर्म चुना है उसके लिए, आर्किटेक्चर के ज़रिए आप ये कर पा रहे हैं? आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, फौज में अगर जा पाती तो उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं हो पाता जी। ज़िंदगी किसी और लेवल पे चलती है। एक जो एडवेंचर और जो एक वो जज्बा था मेरे में, वो आर्किटेक्चर से तो पूरा नहीं हो पाता। मगर फिर भी मैं आर्किटेक्चर में आके इसलिए खुश हुई कि इसने मुझे मेरे साथ कनेक्ट किया। ये पूरा मेरी पढ़ाई और मेरी सारा कैरियर मुझे मेरे साथ कनेक्ट करने में, और जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं एक ह्यूमन बीइंग के, है ना, उसमें हर चीज़ जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मैं उस पर खुश हूँ। कहीं ना कहीं देश सेवा का भी एक जरिया बन जाता है, हम अंदर से नेशन को बिल्ड करते हैं बीइंग एन आर्किटेक्ट। हाँ, आर्किटेक्ट भी तो बिल्डर है। राइट बिल्डर है जी, नेशन बिल्डर भी तो वो है भाई, उसमें शक नहीं। बट मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, शुरू में ऐसा लगता था कि बीइंग ए वुमेन आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू परस्यू दी प्रैक्टिस, बट एक बैलेंस बना पाना बिटवीन योर ओन फैमिली एंड योर प्रैक्टिस, एंड ये बहुत मेल डोमिनेटिंग बैशन जो प्रैक्टिस का है, और उसी समय आपके छोटे छोटे बच्चे हों, तो वो एक बैलेंस जो बना पाने में मुझे दिक्कतें शुरू में बहुत ज़्यादा आईं। तो 5-5.5 साल की प्रैक्टिस के बाद कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद अपने साथ, अपनी सेहत के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सारे माहौल के साथ वैसे कोप अप नहीं कर पा रही हूँ जैसा करना चाहिए। और कहीं अंदर से ये भी एक फीलिंग थी और बड़ी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं टीचिंग में कामयाब हो सकती हूँ। तो टीचिंग मेरा सेकंड लव है। फर्स्ट लव प्रैक्टिस ही थी, मगर मेरा सेकंड लव टीचिंग है। और टीचिंग को मैंने शुरू से ही इस तरीके से लिया है कि टीचर आपका बहुत बड़ा बिल्डर होता है। डेफिनेटली। किसी भी इंसान के लिए सबसे पहली टीचर उसकी माँ होती है, फिर रोल उसके पिताजी का होता है, फिर कुछ परिवार का होता है, और सबसे अहम रोल उसके टीचर्स का होता है जी। तो टीचर किसी की भी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये एहसास मुझे पहले दिन से रहा। बिकॉज वो जो यंगर डेज होते हैं, जब एक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, तो उसको मोल्ड करने में, शेप करने में टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। और टीचर का जो इन्फ्लुएंस है
बच्चे को उस समय पता लगे ना लगे मगर बहुत दूर तक जाता है। डेफिनेटली। एक आर्किटेक्ट की गलती तो कहते हैं ना, हंस के कहते हैं कि क्रीपर के पीछे छुपा लो, राइट। कुछ गलत हो जाए तो कुछ रख वो दो, डिजाइन है ना, फॉर डिज़ाइन। बहुत कुछ आर्किटेक्चर में कहीं भी कुछ ऐसा हो जाए तो कुछ ना कुछ उसका टेम्परेरी सोल्यूशन मिल जाता है। जी। मगर अगर एक किसी टीचर से गलती होती है ना, दिखती है, उसकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। टीचर ही देश का बिल्डर है, देश को बनाने वाला है, और गलत टीचर ही कभी कभी ऐसे लोग प्रोड्यूस हो जाते हैं जो हिटलर के भी तो कोई टीचर रहे होंगे, डेफिनेटली। कोई बहुत नेक नाम लें तो उनके भी तो कुछ टीचर रहे होंगे। जी। सो टीचर का जो रोल है किसी की भी ज़िंदगी में, वो कबीर जी ने बहुत अच्छे से कहा उसे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, है ना, काको लाके पार। तो ये जो हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में या हमारे इंडियन सिस्टम में गुरु का स्थान है, उसे समझना मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी, चाहे वो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में थे मगर ट्रेनिंग सेंटर में थे, और ट्रेनिंग सेंटर में होने के नाते वो भी एक काइंड ऑफ टीचिंग ही करते थे। तो वहाँ से ये चीज़ें मुझे समझ में आई कि टीचर कभी लाइटली कोई चीज़ को नहीं लेना, कभी भी। हमेशा हर एक बच्चे को एक ऐसा सोल समझना, ऐसा इंसान समझना जिसे अगर तुम्हारे लफ्ज़ों से हर्ट होगा तो उसे मरहम भी साथ में, है ना जी। ऊपर से किसी को ठोकना हो तो अंदर हाथ रख के ठोकना, टूटना ना पाए, है ना, टूटने ना पाए, जैसे कुम्हार घड़े को घड़ता है। तो डांटना मना नहीं था मुझे, मगर डांटना तो अंदर से संभाल के डांटना। तो मैंने अपने रोल को, जब मैंने टीचिंग ज्वाइन की तो उसे हर रोज़ ऐसे ही जिया कि मैं अपने स्टूडेंट को बहुत, हर एक को एक इंडिविजुअल बीइंग की तरह ट्रीट किया। मैंने क्लास को कभी भी क्लास की तरह, एक होड़ की तरह नहीं ट्रीट किया। आपने अभी सीसीए का जिक्र किया जी, तो आपकी ग्रेजुएशन कौन से ईयर में हुई वहाँ पे? मैं चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में 78 में एडमिट हुई थी और 83 की मैं ग्रेजुएट हूँ। ओके। चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एक बहुत बड़ा नाम है पंजाब के अंदर, इवन नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा आर्किटेक्चर कॉलेज है। ये हिंदुस्तान का तीसरा चौथा कॉलेज है भाई। 61 में शुरू हुआ और तब 5 कॉलेजेस या 4 कॉलेजेस थे जब सीसीए शुरुआती कॉलेजेस में से एक है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस टाइम के सीसीए का माहौल क्या था? थोड़ा सा आप अगर हमें थोड़ा सा एक विजन दिखा पाएँ, उस टाइम का सीसीए कैसा था? 5 स्टेट्स का इकलौता कॉलेज था, 30 ही सीटें थीं। बहुत मुश्किल से जिसको भी समझ होती थी आर्किटेक्चर है क्या, या वही तकरीबन करने आता था। तब ये नाटा शाटा कुछ नहीं था। राइट। तो एडमिशन प्योरली मेरिट पे होती थी, और जो प्रिंसिपल हुआ करते थे वो, और जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, उस समय ये दोनों इकट्ठे हुआ करते थे। उधर से जो ऑफिसर होते थे वो इधर पढ़ाने आते थे, जो इधर पढ़ाते थे उधर होते थे। वो जब मेरी पढ़ाई के टाइम ही ये मतलब वो अलग अलग हो गए, पर जब मैंने दाखिला लिया तो इस समय वो इकट्ठे थे। और माहौल अंदर कॉलेज का बहुत क्रिएटिविटी में अच्छा था, टीचरों की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा ठीक थी, और पढ़ाई में बहुत अच्छा था उस समय। सीसीए के साथ साथ उस टाइम का चंडीगढ़ कैसा था? बहुत रॉ था 78 में। ऐसा लगता था डिज़ाइनर ने कितनी चौड़ी सड़कें बना दी हैं, ख़त्म ही नहीं होती। इतनी तो आबादी नहीं थी, सड़कों पे कोई ट्रैफिक नहीं था, बड़े बड़े राउंड अबाउट दिखते थे, साइकिल पे चक्कर लगाना भी मुश्किल लगता था। तो लगता था कि प्लानर ने बहुत ही खुली जगहें छोड़ रखी हैं। पर आज 50 साल बाद मुझे लगता है एक प्लानर बहुत विजनरी था। हम लोगों को हिंदुस्तान में ऐसा पता नहीं था कि इतनी चौड़ी सड़कें या इतना ऐसे जगहें छोड़नी हैं। तो उन्होंने कर्बूज़े ने एक ऐसा विजन तो दिया कि सिटी को कैसा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। अगर मैं 78 की बात करती हूँ, ये सिटी आपको पता ही है कि मिड 50s 60s में बना, और 20 साल में अभी ये बहुत डेवलप नहीं हुआ था। पर आज आप देखिए, अगर इतनी देर कोई शहर अच्छे से सस्टेन फिर भी कर पा रहा है, ठीक है अब ट्रैफिक का मुद्दा ज़रूर बड़ा है और छोटे छोटे मुद्दे हैं, मगर स्टिल
स्टिल it is a good example Good. of town planning. राइट। और उस टाइम के हैंग आउट प्लेसेस क्या होते थे? आप उस टाइम पे कहाँ घूमने जाते थे? घूमने जाना 17 was the hub of the activities, but Okay. I love Punjab University, its open spaces, its interactive spaces. वहीं हॉस्टल में हमारा चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर का अपना हॉस्टल नहीं होता था उस टाइम पे, तो हम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में आर्किटेक्चर की गर्ल्स को सीटें मिलती थी। ओके, तो जो सीसीए के स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी में रहते थे। हम ठीक लोग है। रहे। तो स्टूडेंट सेंटर का एक्सपीरियंस वहीं से वहीं से है। जी। वो जगह बहुत बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं वो गांधी भवन और उसके आसपास की बिल्डिंग्स के साथ और सब जगह। तो मैंने देखा कि जब मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था, आपने बहुत बड़े लेजेंड्स के साथ काम किया है। अगर मैं बात करूं, वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म हुआ करती थी इंडिया की, सतनाम सिंह एंड नमिता सिंह एसोसिएट्स, आपने वहाँ काम किया है। तो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस था आपका? क्या माहौल हुआ करता था उस ऑफिस का? बिकॉज बहुत सारे लोग आई थिंक अभी आज की जनरेशन बहुत कम जानती है उनके बारे में। उस समय का एक बहुत बड़ा नाम था और शादी के बाद मेरा पहला वो ऑफिस था और मुझे बहुत सीखने को मिला दोनों जनों से। सतनाम सर से कुछ लेसन्स हैं लाइफ के जो मुझे बहुत अच्छे सीखने को मिले। उनमें से अगर मैं एक का जिक्र करूं तो वो बहुत सबको अच्छे से सुनते थे। किसी भी साइट पे जाते थे, कई बार मुझे जाने का मौका मिला तो सारी की बात सुनते थे, कितना ही कन्फ्लिक्ट चल रहा हो बड़ी पेशेंटली बात को सुनते थे और फिर इतना सही फैसला इतने कम लफ्ज़ों में सारे कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करते हुए एक ऑर्डर की तरह ऑर्डर दे के आ जाते थे। तो वो मुझे वहाँ से सीखने को मिला। नमिता मैम के साथ मैंने बहुत क्लोजली काम किया और उनका पैशन टूवर्ड्स हर वर्क वॉज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी, वेरी इंस्पायरिंग। वो जब काम कर रही होती थी अपने ड्राइंग बोर्ड पे, मुझे वो बहुत ज़्यादा मॉडल मेकिंग के लिए मेरी मतलब कदरदान की तरह समझ गया। वो थी कि प्रभज्योत इसका मॉडल बना के लाओ, प्रभज्योत इसका मॉडल बना दो। तो मैंने उनका जब मैं उनको काम करते हुए देखती थी ना करण, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये पूजा कर रहे हैं। ओके। फॉर मी, टू माई आईज, हर वर्क ऑन हर ड्राइंग बोर्ड वॉज हर वर्शिप, मतलब जैसे पूजा ही कर रही हैं, मतलब एकदम कनेक्टेड हैं, कोई गैप नहीं है डिवाइन पावर और उसमें। और बहुत अच्छे हर चीज़ को बहुत बारीकी से करती थी और बहुत अपने डिज़ाइन को लेके पोजेसिव भी थी और बहुत क्लैरिटी थी उनके पास। अब आप उनकी किताब देखिए, उन्होंने पर्सनली साइन करके जब किताब रिलीज़ की तो उस इवेंट पे मुझे स्पेशली फ़ोन आया उनका, मैं गई उस इवेंट पे और उन्होंने साइन करके मुझे बुक दी और वो उस समय को याद किया जब हमने इकट्ठा काम किया। मैं उनके अंडर काम कर रही थी जी। और वहीं से मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ ही शुरू की थी। मैंने देखा आर्किटेक्ट मोहिंदरजीत सिंह के साथ भी आपने काम किया और ये मैं बड़े मतलब साफ शब्दों में बोलना चाहूँगा कि मैंने जब उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना, तो मतलब मुझे खुद को बहुत शर्म आई कि मैं इनके बारे में क्यों नहीं जानता था पहले। मतलब एक ऐसे लेजेंड पंजाब में रह चुके हैं जिन्होंने इस लेवल के प्रोजेक्ट्स किए हैं और इस लेवल से आर्किटेक्चर को चेंज किया है पंजाब में। तो उनके बारे में थोड़ा बहुत आप बताइए, क्या उनका क्या पर्सनैलिटी थी, किस तरह किस शख्सियत के मालिक थे वो? मेरी इमीडिएटली ग्रेजुएशन के बाद कुछ दिनों में ही मैंने आर्किटेक्ट मोहिंदरजीत सिंह जी को ज्वाइन किया और मोहिंदरजीत सिंह भी एक वो सोर्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा एक लेडी आर्किटेक्ट से मेरे पिताजी ने मुझे मिलवाया था, ऐसे ही मेरे एक रिलेटिव का घर बन रहा था जब मैं 10th में थी। मैं अमृतसर गई तो उस घर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो कंस्ट्रक्शन और उसका ड्राइंग देख के और उसमें मतलब सारी प्लानिंग है ना, सर्कुलर एट्रियम, फ्री फ्लोइंग प्लान, किचन से इतना ज़बरदस्त गेट का व्यू, किचन में भी हर चीज़ इतनी एफिशिएंटली, इवन कचरा जाएगा कहाँ
और डस्टबिन कैसे रखना है और उसकी क्लीनिंग कैसे होगी, हर चीज़, हर बारीक चीज़ उस घर में बड़ी ख़ास तरीके से हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि वो मैडम ने भी आर्किटेक्चर, उनका मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा था, मैंने सिर्फ उनका घर की रख रखाव देखा था। तो ये कंस्ट्रक्शन जब होते देखी महेंद्रजीत सिंह जी की, और घर जो मेरे रिलेटिव बना रहे थे उनसे उनकी बातें सुनी। मैंने उनसे तब मुलाकात नहीं हुई थी मेरी, मैं 10वीं में पढ़ती थी, ठीक है। पर इतना ज़रूर समझ आ गया था कि नया अमृतसर जितना बन रहा है उसमें से बहुत सारी जो बड़ी ख़ास बिल्डिंगें बन रही हैं वो महेंद्रजीत सिंह जी की बन रही हैं। तो एक मन में था कि डिग्री करके मैं इनके पास काम करने आऊँगी, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब डिग्री एकदम ख़त्म हुई, थीसिस सबमिट किया, विद इन अ वीक टाइम मैं उनके पास अपने प्रोजेक्ट्स लेके गई जो अपने स्टूडेंट लाइफ के किए होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कल से ज्वाइन कर लो। ओके। मैंने काम शुरू किया। तो शुरू में तो हर स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन से निकलता है अपने आप को कितना भी बड़ा आर्किटेक्ट समझ ले, गलतियां बहुत करता है जी। तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे सिखाया। तो मुझे ये समझ आया उनमें भी एक टीचर है। मैंने जब पूछा तो मुझे पता लगा कि वो रुड़की यूनिवर्सिटी के टीचर भी रहे थे। उन्होंने प्रैक्टिस बाद में शुरू की थी। उनके पास मुझे ऐसा भी मौका मिला कि जो मेरे अंदर का टैलेंट था, अच्छा मॉडल बनाना, तो मैंने महेंद्रजीत जी के पास जितना देर काम किया, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे मॉडल बनाए। पहला ही मॉडल बनाया तो उन्होंने उसको शीशे में इनकेस किया। क्या बात है। तो मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा कि शायद सच में मॉडल इतने काबिल बन गया। डाउट होता है ना, क्या इतना इनको सुंदर लग रहा है ना। मैंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया था, पर फिर उन्होंने उसको शीशे में केस करके, खालसा स्कूल का मॉडल था तो खालसा स्कूल में वो मॉडल काफ़ी देर रखा। मुझे उनसे भी, वो बहुत टेक्निकली साउंड थे। एक होता है ना डिज़ाइन एस्पेक्ट, हम कहते हैं एस्थेटिक्स, पर महेंद्रजीत सर में बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन था एस्थेटिक्स को, बहुत अच्छे एस्थेटिक्स को बहुत अच्छी प्रैक्टिकलिटी के साथ, फॉर्म, फंक्शन, सारा कुछ की बहुत गहरी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग थी। हार्ड टास्क मास्टर थे। ऑफिस बहुत छोटा था मगर प्रोजेक्ट जितने भी थे बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से किए जाते थे। मॉडल मेकिंग का जिक्र किया आपने। आजकल मॉडल मेकिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है मोस्टली, मतलब प्रोफेशनल सी हो गई है। लोग बाहर से मॉडल बनाते हैं और हैं। मॉडल में ब्लेजर कटिंग और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो गया है। नहीं, वो एक अलग चीज़ है मैम। वो एक आई वुड से कि एक मॉडल मेकिंग होती है कि आप प्रेजेंटेशन के लिए बना रहे हो, जो हम आजकल प्रोफेशनल से हम बनवा लेते हैं। एक मॉडल मेकिंग आर्किटेक्ट्स पहले टाइम में बनाया करते थे खुद का विंड को स्टडी करने के लिए, ओरिएंटेशंस को स्टडी करने के लिए, चाहे उसे एक रॉ मॉडल बना लें, छोटा सा मॉडल बना लें। बिल्कुल, वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए या सारी चीज़ को समझने के लिए मॉडल बहुत ज़्यादा बनते थे। और जब मैं नमिता मैम के ऑफिस में काम कर रही थी तो ये जो थर्मोकोल का मटेरियल उस समय बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं था, मगर कॉलेज के टाइम पे मैंने उस पर थोड़ी सी काम किया था, अच्छे से दिल से काम किया था। आपसे मैंने कहा मेरा बचपन कुछ ऐसा रहा है कि काम करती हूँ तो ऐसा ही करती हूँ कि इसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कर सकूँ, अपना 100% दूँ। तो जब मैडम के पास मैंने थर्मोकोल के मॉडल बनाए तो उनको लगा कितनी जल्दी मॉडल बन जाते हैं। तो फिर एक हमारा डिपार्टमेंट ही बन गया उस ऑफिस में, और कुछ लोग उसमें मेरे साथ जुड़े मॉडल मेकिंग वाले सेक्शन में। तो हम थर्मोकोल का बहुत क्विकली मॉडल बना लेते थे, फिर हम उसकी थोड़ा डिटेल मॉडल, फिर हम उसका थोड़ा और डिटेल मॉडल, तो 2, 3, 4 मॉडल बन जाते थे जब डिज़ाइन फाइनल होता था। उससे पहले फॉर द ऑन अंडरस्टैंडिंग, हाँ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 3D सारा कुछ। आजकल तो आपके कंप्यूटर में लोग हो जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मॉडल मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, अभी बनानी चाहिए? भाई मैंने तो एक भी अपना डिज़ाइन नहीं सबमिट किया जिसका मैंने मॉडल ना बनाया हो। मैं डिज़ाइन की लाइनें बाद में लगती हैं तो थर्मोकोल का हिस्सा पहले बनता है, पहले बन जाता है। हाँ, तो वो जो 3D विजुअलाइजेशन है या कुछ चीज़ को आगे पीछे करना है तो वो मेरा कंफर्ट लेवल जो है वो थर्मोकोल के मटेरियल से ज़्यादा था। इसलिए आपने जब ग्रेजुएशन करी
कितने साल तक प्रैक्टिस की फिर आपने? मैंने तकरीबन 5 साल प्रैक्टिस की। उनमें से कुछ समय मैंने नमिता मैम के साथ काम किया, पर मैम का शायद कॉन्फिडेंस ही था जिन्होंने मुझे ये अलाउ कर दिया कि मैं 2 बजे तक उनके पास काम करूं और शाम को ऑफिस अपने घर में अपने प्रोजेक्ट्स जो मुझे मिले हुए हैं उनको मैं पूरा कर सकूं। फिर मैंने प्रॉपर अपना ऑफिस लिया, उसकी इनॉग्रेशन की जिसमें उन लोगों का आशीर्वाद मुझे था। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस कुछ देर बहुत उससे ज़ोर शोर से की, मगर कुछ हेल्थ के इश्यूज़ आए, कुछ फैमिली के इश्यूज़ आए। फिर मैंने 87-88 में मैंने टीचिंग ज्वाइन कर ली थी। तो उन दिनों में आपको रियलाइज़ हुआ, ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको रियलाइजेशन हुआ कि जो ये आप बात करते हैं कि एजुकेशन में और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में कुछ गैप्स हैं? बिल्कुल बहुत बड़े गैप्स हैं। देखिए जी, प्रैक्टिस आदमी शुरू बड़े ज़ोर शोर से करता है, कॉलेज में भी 5 साल बड़ी 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 बातें करता है, डिज़ाइनर अपने आप को समझ रहा होता है, मगर जो क्लाइंट आपको नॉर्मल मिलता है, नॉर्मल इंडियन क्लाइंट की अगर मैं बात करूं, और वो भी मेरी जो पहुंच थी वो हाई इनकम ग्रुप में नहीं थी, ओके। बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली माई सेल्फ। तो जो मिडिल क्लास फैमिली का जो क्लाइंटेज है उसको बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए, जी। उनको तो वैल्यू फॉर मनी चाहिए। एक ही वर्ड अभी तक मुझे समझ आया है कि कोई भी नॉर्मल इंसान जब घर बनाता है तो अपनी सारी जमा पूंजी लगाता है। राइट। तो जब जमा पूंजी वो अपनी लगाता है तो वो घर अपने सपनों का बनाना चाहता है। जी। तो उसको वो चाहिए जो जिसका वो सपना देखता है। वो आर्किटेक्ट की बड़ी बड़ी बातों से नहीं पूरा होता। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे का एक्सपेंस हो वो उसको भी नहीं अफोर्ड कर सकता। जी। तो उसे तो 2 और 2 4 चाहिए, और आर्किटेक्चर में हम हमेशा ही कहते हैं 2 और 2 तो 4 नहीं होते जी। पर प्रैक्टिस में 2 और 2 4 करने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। क्योंकि बहुत सारी क्लाइंटेज जो है उसको एक जो चीज़ करके दिखाई जा सके, कह के नहीं, करके दिखाई जा सके और विद इन बजट की जा सके, उनको तो वो चीज़ें चाहिए थी। तो मेरी इस 5 साल की प्रैक्टिस ने मुझे ये सिखाया कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो एजुकेशन में वीक है, उसे स्ट्रेंथ करना ही होगा अगर हम अच्छे आर्किटेक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो जो भी वो विजुलाइज करते हैं, जो भी वो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, उस डिज़ाइन को प्रैक्टिकल जामा कैसे पहनाना है, उसमें उसकी मटेरियल की समझ, एग्जीक्यूशन की समझ, अच्छे और प्रोफेशनल्स के साथ कोलैबोरेशन की एबिलिटी, वो सब मैटर करती है। Right. और हम कॉलेजेस में डिज़ाइन पे इतना ओवर एम्फसाइज करते हैं, इतना ओवर एम्फसाइज करते हैं कि हम बाकी बहुत सारी चीज़ें जो साथ में जुड़नी चाहिए वो छोड़ देते वो हैं। छूट जाती हैं, वो छूट जाती हैं। जी। कोई भी हम 10 सेमेस्टर में 10 बार डिज़ाइन कराते हैं और उसमें भी 2-2 प्रोजेक्ट डिज़ाइन कराते हैं। मेरा ये कहना है कि जो भी किया जाए उसे कंप्लीटनेस में किया जाए, वो नहीं करते। हम डिज़ाइन ख़त्म कर देते हैं जी। वर्किंग ड्राइंग भी बनवाते हैं तो उसकी भी प्रैक्टिकलिटी कम देख पाते हैं। मैं तो बहुत बार देखता हूँ मैम, मतलब इवन ड्यूरिंग आवर एजुकेशन जब हम भी पढ़ रहे थे तो मतलब हम उस टाइम पे जो बनाते हैं, वर्किंग ड्राइंग्स भी बनाते हैं, एलिवेशन भी बनाते हैं, कई बार 3D व्यूज़ भी बनाते हैं। आजकल तो हम सॉफ्टवेयर से बनाने लग गए हैं। मतलब मेरे तक सॉफ्टवेयर आ गया था जब मैं डिग्री कर रहा था। पहले लोग पर्सपेक्टिव व्यूज़ बनाते थे, हम लोग बहुत बनाते थे। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैच ही नहीं करते। सही कह रहे हो। और इसमें करण, अगर मेरे को एज ए इतने साल टीचिंग में रहे बंदे से अगर पूछोगे तो मेरा एक ही जवाब होगा कि जब तक हम आर्किटेक्चर एजुकेशन में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं बढ़ाएंगे, जी। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नॉन प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट से नहीं आ सकता। 100%। कोई भी टीचर जो खुद प्रैक्टिस नहीं करता वो प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पार्ट नहीं कर सकता भाई, उसके पास नहीं है। राइट। और बुकिश नॉलेज जो है वो भी बहुत ही लूप साइडेड है। मेरे कहने का मतलब किताबें आर्किटेक्चर में इंडियन ऑथर की तरफ से लिखी हुई इंडियन कंडीशन पे बहुत ही कम है।
और जो किताबें यूज़ होती हैं आर्किटेक्चर कॉलेजेस में वो बहुत सारी बाहर वाली डिटेल्स हैं, फॉरेन ऑथर्स है, राइट। चाहे वो कंस्ट्रक्शन की बुक है चाहे वो कोई भी किताब है। तो अगर और फिर किताब कोई भी होती है करण, तो वो पहले आज से 10 साल 20 साल या 30 साल पुरानी छपी हुई किताब है। 100% उसकी डिटेल आप कितनी भी समझा लो, कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर थ्योरी आप कितने भी अच्छे से समझा लो, मगर साइट पे हो क्या रहा है आज के दिन में, लेटेस्ट मटेरियल क्या आ रहा है, उसको कैसे वो एग्जीक्यूट होगा, वो सब मिसिंग है। और डे टू डे नॉलेज जो होती है, डे टू डे चैलेंजेस आते हैं जो आर्किटेक्ट की लाइफ में, उस पर कोई बात नहीं करता, उस पर कोई बात नहीं करता। और वो बात कर वही सकता है जो खुद प्रैक्टिस करता है, जिस पे वो हड बीत रही है। हाँ जी, हाँ जी। और जो जिस पे हड नहीं बीत रही उसके लिए तो उसका दर्द ही नहीं है ना, उसके लिए उसकी अहमियत ही नहीं है। तो हम बहुत सारे, अगर आप कह रहे हो प्लान एलिवेशंस मॉडल सब कुछ बच्चे बना के, वो आँखों को जो थोड़ा सा ठीक लगा वो बस पास हो गया, निकल गया, डिग्री हो गई। सो ऐसी डिग्रियाँ में वाले तो हम हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रोड्यूस कर चुके हैं। आज के दिन में आप देखो तो हमारी गिनती जो 75 साल की आज़ादी के बाद 2 लाख से प्लस आर्किटेक्ट हम लोग जी है, बिल्कुल। और उनमें से ठीक प्रैक्टिस करने वाले कितने हैं? बिल्कुल सही है। अगर आप गिनोगे ना तो आपको ये पता लगेगा हर शहर में। आप देख लीजिए, आपने चंडीगढ़ का जिक्र किया, ट्राई सिटी में ही कोई 3,500-4 हज़ार आर्किटेक्ट है और प्रैक्टिस करने वाला 250-300 और ये वो शहर है जो बहुत आर्किटेक्चरली वाइब्रेंट है। लोगों को पता है कोई घर नहीं बनता जिसमें अप्रूवल नहीं होती, जिसमें आर्किटेक्ट। तो अगर इस शहर का ये हाल है तो मैं जब अपनी रिसर्च कर रही थी तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की डायरेक्टरी लेके बैठ गई कि किस शहर में कितने का आर्किटेक्ट है। टू माय अटर सरप्राइज, हल्द्वानी जैसा शहर जो उस समय 5 लाख की आबादी वाला शहर था, एक आर्किटेक्ट था। वो मेरी रिसर्च का, क्योंकि मैं उसमें ये देख रही थी कि किस शहर में कितने प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हैं, क्योंकि मैं ऐसे शहर ढूंढ रही थी जहाँ 20 से ज़्यादा प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स हों तो मैं वहाँ जाके अपना क्वेश्चनर सर्वे करूँ। तो उसमें ये एक आउटकम निकला कि हमारे देश में 10% जो ग्रेजुएट्स हैं वो गेनफुली आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करते हैं और 10% से भी कम। इन अदर वर्ड्स, इसी को अगर आप ऐसा देखिए तो 90% 5 साल की डिग्री लेते हैं, अपनी जवानी के 5 कीमती साल लगाते हैं और उन सालों को लगाने के बाद गेनफुली आर्किटेक्चर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये बहुत पैथेटिक कंडीशन नहीं है? क्या इस पे बहुत बड़ी चर्चा का विषय नहीं है कि हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं? ढेरों के ढेरों आपको रिसर्च पेपर्स या पब्लिकेशंस मिलेंगी जहां इसकी खामियों के ऊपर इतनी चर्चा होगी। हर कोई ये याद करेगा कि मुझे कॉलेज में क्या नहीं सिखाया गया, बट सोल्यूशन कौन देगा? तो सोल्यूशन कौन देगा? मेरी मास्टर्स का जो रिसर्च टॉपिक है। आपका पहले तो जब आप टीचिंग में गए, मैं थोड़ा पहले लेके जाता हूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। कोई बात नहीं। टीचिंग में जाना आपका डेलिब्रेट डिसीजन था एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए, या फिर जस्ट टू डिज़ाइन एक एक्सप्लोरेशन के लिए भी, एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा और सीखते हैं? नहीं, मैंने आपसे कहा कि मुझे एक जो ये फाइन बैलेंस है बिटवीन योर प्रैक्टिस, योर फैमिली, योर हेल्थ, योर ओवरऑल वेल बीइंग, वो बनाना था। वो नहीं बन पा रहा था जी। प्रैक्टिस की कुछ चीज़ें थीं जिनमें मुझे लगता था कि यहाँ मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाऊँगी। राइट। फैमिली की कुछ चीज़ें थीं जिसमें मुझे लगता था ये बहुत गड़बड़ा रही हैं। शादी को भी थोड़ा टाइम हुआ था, तो वो जो मेरा सारा कुछ हिल सा गया था, तो एक सोच ने मुझे इस तरफ टिल्ट किया कि अगर प्रैक्टिस नहीं मैं चला पा रही या कुछ कमियां मुझे बहुत लग रही हैं, आई नीड टू रीट्रेन माई सेल्फ। देयर इज सम गैप बिटवीन व्हाट आई फील एंड I design and what the client is asking. If there is a gap between my education and the contemporary practice, it's a clear gap.
So I must retrain myself. Either I haven't understood what needs to be understood properly, तो मुझे एक बार फिर से जाना चाहिए. अब टीचर ना मुझे पढ़ाएं, अब मैं खुद को पढ़ाऊं. आओ 2-4 साल 5 साल में थोड़े बच्चे भी पलट जाएंगे, थोड़ा मैं भी और इक्विप्ड हो जाऊंगी. तो चलो एक ये रास्ता है जहाँ कभी मुझे मेरे प्रिंसिपल ने कोई सेमिनार देते हुए बड़े इनकरेजमेंट में कहा था कि आई हैव सीन अ टीचर इन हर द काइंड ऑफ स्केचेस शी ड्रॉज ऑन द ड्राइंग बोर्ड्स, ब्लैक बोर्ड. उन्होंने बाकी टीचर्स को भी बुला के वो स्केचेस दिखाए थे. तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ एक जगह है जहाँ मैं खुद को रिट्रेन कर सकती हूँ. बाउंस बैक ज़रूर करूँगी और चलो आओ फिर से पढ़ती हूँ. तो मैंने टीचिंग शुरू की. तो देन आई फॉल इन लव विद द टीचिंग. आई एब्सोल्युटली फॉल इन लव विद द टीचिंग. तो टीचिंग के कितने साल बाद मास्टर्स करने का मन हुआ? बड़ी दबी हुई ये थी समझ कि ओनली लाइटेड कैंडल कैन लिट अदर्स. जो टीचर खुद नहीं लाइटेड है वो दूसरे को लिट नहीं कर सकता. पॉसिबल ही नहीं है. जो टीचर खुद नहीं पढ़ रहा, खुद जिज्ञासु नहीं है, वो किसी स्टूडेंट को कैसे जिज्ञासा पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता. तो मैंने अपनी पढ़ाई कभी डिसकंटिन्यू नहीं करी. हर एक क्लास या हर एक चीज़ ही मेरे लिए एक नए चैलेंज की तरह होती थी. मैं ऑफिसर इंचार्ज लाइब्रेरी भी थी, तो किताबों के साथ बहुत शुरू से नहीं, किताबों से शायद मुझे लगाव मेरे फादर से ही आया था. तो मैंने हर चीज़ को उसी ढंग से लिया. तो फिर मुझे मौका मिला. मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. मेरे मदर इन लॉ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस चीज़ में कि अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ तो मैं पढ़ लूँ. कितनी बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है. एक औरत के लिए औरत की सपोर्ट, और वो भी इतनी हेल्दी तरीके से सपोर्ट कि बेटा अगर तेरा पढ़ने को दिल कर रहा है तो मैं सब कुछ बाकी मैनेज कर लूँगी, तू पढ़ ले. तो मैंने मास्टर्स 16 साल बाद मेरे बैचलर और मेरी मास्टर्स में 16 साल. ये मैंने देखा भी है. मतलब आई वुड से कि दिस इज़ द राइट वे. जब मेरी समझ में आया है, बिकॉज मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे एक बार बताया था, आफ्टर ग्रेजुएशन ही वेंट टू सम फॉरेन कंट्री, आई गेस he went to England for the masters and he went directly after the graduation. And जो उनके साथ उनके फेलो स्टूडेंट्स थे, कॉलीग्स थे, वो हंसते थे उन पे. वो बोलते थे कि तुम जस्ट ग्रेजुएशन के बाद आ गए हो, तुम्हें पता भी है करना क्या है? तुम्हें पता ही नहीं करना क्या है. बिकॉज कहते हमें 10-10 साल हो गए हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, हम प्रैक्टिस में आए, तब हमें समझ में आया कि हमें मास्टर्स किस जगह करनी है और किस टॉपिक पे करनी है. तो आई गेस दिस इज द राइट. ये बिल्कुल सही बात है कि कोई भी इमीडिएटली ग्रेजुएशन के बाद जो मास्टर्स करने का ट्रेंड है वो लिटरली ग्रेजुएशन की एक्सटेंशन ही कर पाता है जी, उससे बियॉन्ड नहीं कर पाता. थोड़ा सब्जेक्ट इधर उधर ज़्यादा पढ़ लेगा, मगर वो BR की इमीडिएटली MR कर ली तो आपकी ग्रेजुएशन ही 7 साल में हुई. राइट. जब आप गैप देते हो, जब आप किसी फील्ड में अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हो, जब आप ऑब्जर्व करते हो कि आपका चौगिरता में क्या चीज़ चाहिए या व्हाट यू आर गुड एट, यस, unless until you understand, you figure out that how can you do a masters. yes, जब तक and बड़ी लिमिटिंग है. कारण हमारे देश में जो मास्टर्स की भी डोमेन है ना, वो इतने लिमिटेड हैं और इतने कम हैं कि बच्चे होड़ चाल में कर लेते हैं और पता भी नहीं होता. बिकॉज पता भी नहीं बहुत बार होता. प्रैक्टिस के दौरान ही पता लगेगा ना कि आपको क्या चाहिए और किस में आप अच्छे हैं. ये चीज़ें तो काम करके आई गेस समझ आती हैं. ये जो ट्रेंड सा हो गया ना कि चलो बहुत बार ये हो रहा है कि जॉब नहीं मिल रही तो आप मास्टर्स कर लो, क्योंकि मास्टर्स में कुछ स्कॉलरशिप भी है, कर लो, स्कॉलरशिप भी है कुछ, और कुछ समय और बीत जाएगा. गवर्नमेंट जॉब के भी एस्पेक्ट्स पास बढ़ जाएंगे, तो फिर टीचर बन जाएंगे. शादी से बचा जा सकता है 2 साल और लड़कियों के लिए शादी से बचा जा सकता है. तो वो इमीडिएटली करना जो है वो ज़्यादा एडवाइसेबल नहीं है. तो मैम मास्टर्स का क्या टॉपिक रहा आपका? मास्टर्स तो वैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से करी, 97 to 99 में करी. और जो डेजर्टेशन का टाइम आया तो
बहुत इंटरेस्टिंग था। वहाँ हमें टर्म पेपर लिखने होते थे। ओके। तो करण, मेरा ये मानना है कि हम अपने बच्चे को, 3 साल के बच्चे को तो स्कूल एडमिट कराने जाते हैं, देखते हैं कि टीचर बीएड है कि नहीं, टीचर कितना क्वालिफाइड है। और आर्किटेक्चर में हम एजुकेशन टीचर की कैसी है, उसको एजुकेशन की साइंस आती है कि नहीं आती, या एक टीचर को होना कैसे चाहिए, इस पे कभी बात नहीं हुई। तो मेरा पहला टर्म पेपर ही है ट्रेट्स ऑफ अ टीचर। ओके। क्योंकि 16 साल से समझ लो ग्रेजुएशन किए हो गई थे, 10-11 साल से पढ़ा रही थी जी। तो लगा कि नहीं, मुझे तो खुद को और बेटर करना है। अब देखिए, गई तो थी मैं एजुकेशन में कि मैं थोड़ा सा री एजुकेट करके बाउंस बैक करूँगी, मगर आई फॉल इन लव विद दी टीचिंग। फिर लगा जब टीचिंग ही करनी है तो एक लाइटेड कैंडल ही लिट कर सकती है। पढ़ने गई तो ऐसा लगा कि यही पढ़ना चाहिए कि पढ़ाना कैसे चाहिए। पढ़ाने में मेहनत तो बहुत कर रही हूँ, पर जैसा रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन करती हूँ वो नहीं आती। तो कहीं कमी अब फिर महसूस होने लग गई कि कहीं ना कहीं कमी है। मैं जितनी मेहनत करती हूँ और जैसा रिज़ल्ट बच्चों की तरफ से होना चाहिए, उसमें कहीं कमी है। तो मेरा पहला टर्म पेपर रहा ट्रेट्स ऑफ अ टीचर। सेकंड टर्म पेपर लिखना था तो मैंने लिखा आर्किटेक्चर एजुकेशन नीड फॉर चेंज। तो अब बात आई मेन डेजर्टेशन की। तो 99 में, क्योंकि उस समय मिलेनियम भी चेंज हो रहा था जी। उस समय बहुत बात न्यू मिलेनियम की हो रही थी। तो मेरा जो डेजर्टेशन टॉपिक है वो आर्किटेक्चर एजुकेशन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ओके। पे है कि नए मिलेनियम में, क्योंकि उस समय तक बहुत कंप्यूटर आ गया था, जी। बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से आ रही थी, जो कन्वेंशनल पढ़ाई के मेथड से वो फेल हो रहे थे। ओके। बच्चों की एस्पिरेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, टीचर बहुत पीछे लैग हो रहे थे। तो फ्यूचर कैसा होएगा आर्किटेक्चर एजुकेशन का या प्रैक्टिस का। तो जब मैंने जितनी भी मास्टर्स में चीज़ें लिखी ना, और जितना भी मुझे उस समय तक प्रिंटेड लिटरेचर मिला थ्रू JII, थ्रू A+D, थ्रू मैनी अदर सोर्सेस, तो उसमें मैंने अपनी रिसर्च में आर्किटेक्चर एजुकेशन के ड्रॉबैक्स लिखे। ठीक है। तो ज़रूर एक एग्जामिनर ने कह दिया कि तुम्हें उसके सिवा कुछ अच्छा नहीं दिखता प्रभजोत, अच्छा नहीं कुछ दिखा। इसमें तुझे उम्मीद नहीं दिखती। तो अब ड्रॉबैक्स जैसे मूवीज लिखे के मैं देखता हूँ, मूवीज के अंदर ये जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बड़ा चिढ़ते हैं क्रिटिक्स से। हाँ, तो कहते हैं तुम सिर्फ गलतियां ही निकालती रहती हो, जी। ऐसे गलतियां निकालने से क्या फ़ायदा, कोई हल है तो बताओ। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मुझे वहाँ बिल्कुल ठीक है। छोड़ दिया गया जी। कि सब कहते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तुम भी उन सारे प्रिंटेड को निचोड़ निकाल के तुमने भी कह दिया ये सब गलत है, मिसफिट सी एजुकेशन है, इतना गलतियां निकाल रही हो, हल तो दो। सही क्या हो सकता है? सही क्या हो सकता है? लकी थी, घर से सपोर्ट थी, इंस्टीट्यूशन से भी प्रिंसिपल की सपोर्ट थी कि शुक्र है कोई टीचर पढ़ना चाह रहा है। तो मुझे फिर से परमिशन मिली, स्टडी लीव हर एक को एक बार मिलती है मुझे 2 बार मिली। ओके। मास्टर्स के लिए भी मिली, PhD के लिए भी मिली। PhD करते टाइम आपको कैसा लगा? बिकॉज इससे पहले आर्किटेक्चर में किसी ने, लेडी आर्किटेक्ट ने PhD नहीं की थी पंजाब में एटलीस्ट। मास्टर्स ही नहीं थी कहीं, यहाँ तो मास्टर्स करने का स्कोप नहीं था। मास्टर्स करने भी मुझे बठिंडा से रुड़की जाना पड़ा। पंजाब में कहीं मास्टर्स नहीं थी, SPA में थी, तो उसके एडमिशन्स के लिए घर छोड़ के जाना सारा कुछ। तो रुड़की से मैंने मास्टर्स की। PhD भी रुड़की से? मैंने PhD जब की तो वो IIT रुड़की बन चुका था। मैंने मेरी PhD IIT रुड़की से। तो वहाँ शुरुआत ही यहीं से हुई, ये नाउ नो मोर ड्रॉबैक्स। अब मैं कमियों की बात नहीं करूँगी। तो कमियों को पूरा करने के लिए आर्किटेक्चर एजुकेशन को होना कैसे चाहिए जी। ग्लोबलाइजेशन तब तक हो ही चुकी थी, और ग्लोबलाइजेशन में प्रैक्टिसेस पे बड़ी स्ट्रांगली इम्पैक्ट किया था। बहुत सारी रिनाउंड प्रैक्टिसेस बंद हो चुकी थी। आर्किटेक्ट्स अपने आप को बहुत
अजीब सिचुएशन में पा रहे थे, क्योंकि ग्लोबल फोर्सेस और ग्लोबल आर्किटेक्ट्स और हर प्रोजेक्ट आप बड़ा फॉरेन आर्किटेक्ट्स को जा रहा था इंडिया बहुत से। सारी एमएनसी भी आ गई थी। बहुत सारी एमएनसी आ गई थी और उनके जो ऑफिसेस बन रहे थे वो सब बाहर से डिज़ाइन होके आ रहे थे, इंटीरियर हो रहे थे तो बाहर से हो रहे थे। तो हमारे आर्किटेक्ट्स लिटरली उनकी ड्राइंग्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किए जा रहे थे। बड़ी चर्चा थी उस समय, आप लोग नहीं अभी सोच सकते, मगर 99 ऑनवर्ड्स मैंने कोई दिन अपना फिर छोड़ा नहीं मास्टर्स के बाद पीएचडी तक, कि मैंने कोई ना कोई रिसर्च पेपर, कोई ना कोई लिटरेचर मैं रीड ना कर रही हूँ। तो फिर मैंने, मेरा एक टॉपिक ही एजुकेशन, जो पीएचडी की मेरी रिसर्च ही फिर इस तरफ को मुड़ गई कि अगर कमी नहीं निकालनी तो हल निकालना है। तो हल कहाँ से निकल सकता है? हल निकलने का एक ही तरीका मुझे दिखा कि मैं प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट से पूछूं कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, वो कहाँ कमी महसूस करते हैं और वो क्या सल्यूशन दे पाते हैं एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। So if you see my report or if you see my PhD, it is all about the challenges faced by the practicing architects while setting their practice. What are the deficiency they feel in their own education? और मैं उनसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे कि जो वो अपना स्टाफ रिक्रूट करते हैं। खुद वो पुराने पड़े हुए हैं, मगर जो नया स्टाफ आज 25-30 साल की प्रैक्टिस के बाद वो इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट रिक्रूट करते हैं, तो उसमें वो क्या कमियां देखते हैं और वो क्या समझते हैं कि एजुकेशन में क्या होना चाहिए। तो माय पीएचडी इज ऑन दिस ओनली। इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस। और इस सारी रिसर्च ने मुझे बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ मेरे अंदर मतलब मुझे क्लियर किया कि हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, आर्किटेक्चर एजुकेशन सिस्टम है, वो ऐसा क्यों है और उसकी अगर इतनी कमियां हैं तो वो कहाँ, कैसे, क्या क्या चीज़ जिम्मेवार है, इन सब चीज़ों को मैंने समझा इस टाइम में। तो जैसे आपने अभी बोला कि ऐसा क्यों है, ये जो सिस्टम है, ये मॉडल ऐसा क्यों है। जैसे इंडिया 47 में आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे भी जो जो चीज़ें की गई, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए हमने कुछ एक मॉडल्स को चुना अलग अलग कंट्रीज़ के, उसको स्टडी किया और उसके अकॉर्डिंगली अपना अम्बेडकर साहब ने, हाँ, और वो पूरी टीम ने बहुत सारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस को समझा गया और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो सिमिलरली जो आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस या एजुकेशन है इंडिया में, उसको रेगुलेट करने के लिए जो एक कमेटी बनी और आर्किटेक्ट्स एक्ट बना, तो आपकी स्टडी में आपने ये देखा कि उन्होंने किस मॉडल को फॉलो किया, किस किस मॉडल को स्टडी किया इसके लिए? इससे थोड़ा पहले चलते हैं करण। हमारे फॉर्मल जो आर्किटेक्चर एजुकेशन है वो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से शुरू होती है, बॉम्बे 1907 से। ओके, तो 1907 से पहले कोई आर्किटेक्चर का कोर्स नहीं था, फॉर्मल कोर्स नहीं था जी, है ना। बड़ौदा का इंस्टीट्यूशन वैसे 1896 का है एक, उसका मुझे नाम मेरे माइंड से अभी निकल रहा है, मगर जो फॉर्मल एजुकेशन कहें तो वो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स ने, अंग्रेज़ों ने शुरू की। ओके। और ये सबको समझ है कि अंग्रेज़ों ने अगर हिंदुस्तान में कोई कोर्स शुरू किया होगा तो उसकी कमी ऐसे महसूस की होगी कि जब से वो आए थे, जितनी बिल्डिंगें कॉलोनियल आर्किटेक्चर के नाम पे बना रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर्स उन्हें इरेक्ट कर रहे थे, ड्राइंगें सारी इंग्लैंड से आ रही थी, एग्जीक्यूट यहाँ हो रही थी, मगर कोई ड्राइंगें समझने पढ़ने के लिए कोई नहीं था। उन्हें तो लोग ऐसे चाहिए थे जो ड्राइंग को समझ सकें, पढ़ सकें, ड्राफ्टमैन हो सकें जी। तो उन्होंने ऐसा ही तो कोर्स देना था। उन्होंने कब ऐसे देना था कि हमें यहाँ इंडिया में थिंकर चाहिए जी, उनको थिंकर्स नहीं चाहिए, उनको गुलामों में ऐसे गुलाम चाहिए थे जो उनकी ड्राइंगों को समझ के बिल्डिंगों को बना सकें। जहाँ कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो उन्हें ये समझा सकें कि इंडियन आर्किटेक्चर की डॉक्यूमेंटेशन करके उन्हें ये बता सकें कि इंडियन आर्किटेक्चर में जो पुराना है वो कैसा है, ताकि उनके डिज़ाइनर उन डॉक्यूमेंटेशन से
वहाँ बैठे समझ सकें और कुछ फीचर्स ऐसे डाल सकें जो आर्किटेक्चर इंडिया को ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो सके। लुटियन आर्किटेक्चर में आप वैसी जालीज या छज्जेस देखेंगे जो इंडियन आर्किटेक्चर की डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू इंग्लैंड को समझाई गई थी। और उसमें एक बहुत अच्छी किताब का नाम मैं जिक्र करना चाहूँगी, क्लॉड बैटले की बुक है इंडियन आर्किटेक्चर की। क्लॉड बैटले जे स्कूल के पहले प्रिंसिपल थे। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के थ्रू बहुत सारी इंडियन बिल्डिंग्स की डॉक्यूमेंटेशन कर रखी। ठीक है, स्टूडेंट्स को एक तरह से असाइनमेंट देके और डॉक्यूमेंटेशन करा के जितना भी उनको समझाया जा सका वो भी पढ़ लिए और वो भी सब कुछ हो गया। सो जो हमारा बेसिक मॉडल ही है ना, वो अंग्रेज़ों की तरफ से इम्प्लांटेड है टू क्रिएट ड्राफ्टमैन, थोड़े रिफाइंड ड्राफ्टमैन, थिंकर या डिज़ाइनर। हम बातें जितनी मर्जी कर लें हम बातें जितनी मर्जी कर लें, बट इस मॉडल में वो जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो कम है। वो हम आज़ाद हुए 47 में। उस समय तक देश में जितने भी आर्किटेक्ट थे वो रीबा के थ्रू ग्रेजुएटेड आर्किटेक्ट थे। रीबा इज़ रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स। उनके एग्ज़ाम हुआ करते थे इंडिया में। वही लोग जो थोड़े से सिविल इंजीनियर्स के बेटे थे या अच्छे ऑफिसर्स के बेटे थे, अंग्रेज़ों के टाइम के ऑफिसर्स के बच्चे थे, वो रीबा के थ्रू एग्ज़ाम देते थे और आर्किटेक्ट बनते थे। और जिनके फादर ज़्यादा हायर लेवल पे थे या अप्रोच ऐसी थी कि बच्चे को इंग्लैंड भेज सकते थे, वो अपने बच्चों को इंग्लैंड भेजते थे। वहाँ आर्किटेक्चर स्टडी करते थे। तो इंग्लैंड देख के आ जाओ, यूरोप देख के आ जाओ, फिर उसको ला के यहाँ पे इन्फोर्स करो। और आप इस बात को कहने में मुझे पॉडकास्ट में ज़्यादा झिझक नहीं होनी चाहिए कि जा वही लोग सकते थे जो अंग्रेज़ों की ज़्यादा जी हजूरी करते थे, उनकी आव में थे कि जो अंग्रेज़ कर रहे हैं, वो जो गोरी चमड़ी कर रही है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा है वो बहुत अच्छा है, उसे ला के यहाँ इम्पोज करना बिल्कुल ठीक है। ये फैसिनेशन तो हमारा शुरू से रहा है कि जो अभी भी है, 75 साल की आज़ादी के बाद भी अभी है। जो वेस्ट कर रहा है वो अच्छा है, वो वेस्ट कर रहा है वो अच्छा है। और 200 साल हमने अंग्रेज़ों की गुलामी सही, उससे पहले हमने बहुत देर मुग़लों की सप्रेशन सही। तो 400, 500, 600 साल का वक्फा बड़ा लंबा होता है। अपनी खुद का भूल ही जाओ जी, और वो भी आपका इतना जो कुछ हो वो तहस नहस ही कर दिया गया हो, जमा तहस नहस कर दिया गया हो, तो बचा ही कुछ ना हो। राइट। जो बचा हो वो छुपा पड़ा हो। तो हमारा जो सिस्टम है, जो वेरी वेरी बेसिक्स मॉडल है, वही अंग्रेज़ों की तरफ से वो मॉडल दिया गया। उसके बाद हम देख बेटे, कोई चीज़ डिश बेसिकली गलत बनी हो तो उसको कितना ही सुधारने की कोशिश कर लें, जब तक उसमें हम चाहे नहीं आएगी तो हम उसको जब तक डिस्कार्ड नहीं करेंगे, हम उसमें मतलब कितना ही कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट डालते रहें, अगर डिश का बेस खराब है तो वो खराब है, वो चीज़ बदल नहीं सकती। तो जब तक हम इस मॉडल को डिस्कार्ड करके एक पैरेलल मॉडल नहीं क्रिएट करते, मैं कभी भी नहीं कहूँगी इसे बंद किया जाए। क्योंकि किसी चीज़ को भी रोकना आसान होता है, ठीक है, रोक देने से हल नहीं होता। उसे जब तक पैरेलल सिस्टम ना खड़ा हो जाए तब तक उसे वैसे ही चलने दो। एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करो जो बहुत ज़्यादा तुम्हारे देश के लिए हो, यहाँ से क्रिएटेड हो। हम क्यों इधर का मॉडल स्टडी करें, उधर का मॉडल स्टडी करें, इसकी खूबियाँ देखें, उसकी खूबियाँ देखें, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसा क्यों हम बनाने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि आपने अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कई कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, बेस्ट ऑफ एबिलिटी से हमने सारा कुछ इकट्ठा किया, और हम 100 से ज़्यादा बार उसे अमेंड भी कर रहे हैं। 100 बार से ज़्यादा हम 75 सालों में अमेंडमेंट आ गई। 115-16 तक तो मेरे पीछे नॉलेज में थी। जी जी जी, बिल्कुल। तो इतनी बार अमेंड करना पड़ा, बिल्कुल। पर जो चीज़ जब हो रही होती है उस समय से के हिसाब से वो बेस्ट, बिकॉज अपडेट करना पड़ेगा समय के अनुसार, और वो उस समय के हिसाब से बेस्ट हो रही होती है। जी।
किसी ने कमी नहीं छोड़ी होगी हाँ जी, हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हुए, बट क्या है पर कि जैसे हालात के साथ हालात बदलना पड़ता बदलते है। हैं, कुछ चीजें वहाँ वर्क नहीं करती हैं तो और बदलना वो पड़ता कभी है। कोई कैसे फोर्स ही कर सकता है कि 75 साल के बाद क्या होगा देश। जी बिल्कुल सही है। तो समय के साथ बदलना तो चेंज इज जरूरी ऑलवेज है। कांस्टेंट। अरे भाई, डार्विन की थ्योरी कहती है, जी, बड़ी क्लियर थ्योरी है कि सर्वाइवल उसी का होता है जो अडेप्ट अडेप्टेशन करता करता है। है डेफिनेटली। तो समय के साथ चीज़ को अडाप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आर्किटेक्चर एजुकेशन के भी मॉडल में जो बदलते हालात हैं उनको अडाप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आर्किटेक्ट्स एक्ट में कितनी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं अभी? आर्किटेक्ट एक्ट में एक भी अमेंडमेंट्स एज सच नहीं आई, उसके कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पूरी तरह से आर्किटेक्ट एक्ट अब अमेंड नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे इसलिए लगता है कि जब ये 72 में आया था जी। तो हम देश में जितने आर्किटेक्ट थे और देश में जितने इंजीनियर्स थे, एक्ट में हमने सिर्फ इंजीनियर्स को बाहर किया। इंजीनियर 4 साल की डिग्री लेता है, हमने उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं छोड़ा कि वो कुछ पढ़ के कुछ आगे करके इस एक्ट के अंदर हिस्सा बने। हमने अपनी चर्चा में, अपनी उस समय की समझ में, हमने उन पूरे सेगमेंट को बाहर रखा। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग एक्ट नहीं है इंडिया में, नहीं। आर्किटेक्ट एक्ट आ गया क्योंकि कुछ आर्किटेक्ट, हैंडफुल आर्किटेक्ट, पॉलिटिकल क्लोजनेस थी इंदिरा गांधी जी के साथ, तो ये पॉसिबल हो सका। पीलू मोदी जी को हम आर्किटेक्ट ऑफ दी आर्किटेक्ट्स एक्ट कहते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा शायद कि एक्ट पास होने के बाद उन्होंने खुद की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी। ही वॉजंट अ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, मोदी साहब, क्योंकि एक्ट जैसा वो चाहते थे, जितनी पावर वो आर्किटेक्ट्स के लिए चाहते थे, वो एक्ट में नहीं थी, क्योंकि इंजीनियरिंग लॉबी काफ़ी बड़ी थी, पार्लियामेंट ने पास करना था। मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी है कि शायद मुझे कभी एक्सेस मिले और मैं जाके पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में उन पन्नों को फरोल सकूं जिसमें ये चर्चा दर्ज है कि पहली कमेटी 1956 में बनी थी आर्किटेक्ट एक्ट को। इतने साल, 72 से बहुत साल पहले, 16 साल पहले जी। एक कमेटी का गठन किया गया था जिसने ये देखना था कि इस चीज़ को कैसे किया जाएगा। 16 साल कई बारी चर्चा हुई होगी, पार्लियामेंट में भी तो बहस हुई होगी। एक्ट ऐसे तो नहीं पास होगा, बिल्कुल। उसमें कई चीज़ें बदलाव हुआ होगा, क्योंकि मोदी साहब ने अगर खुद की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो कहीं ना कहीं पहले ड्राफ्ट से फाइनल ड्राफ्ट में बहुत फ़र्क होगा। तो मतलब आपका कहने का मतलब है जो पीलू मोदी थे उनको, वो खुद खुश नहीं थे? वो खुद खुश नहीं थे। ओके। वो खुद खुश नहीं थे जो अमेंडमेंट्स हो गई थी। इच्छा मेरी बहुत है कि मैं उन पन्नों को फरोल सकूं अपने होते हुए। एक्सेस नहीं है उनका? वो मुझे वहाँ जाके पार्लियामेंट में, लाइब्रेरी में इतनी देर बैठने के कभी मौका नहीं मिल पाया अभी तक। मैंने चाहा भी कि कोई स्टूडेंट इस टॉपिक को पकड़े, पीएचडी वाला, और वो दिल्ली की तरफ का हो और वो उन पन्नों को फरोल सके, बट अभी तक मौका नहीं मिला। शायद इस पॉडकास्ट को सुन के कुछ लोग, शायद कोई, क्योंकि काउंसिल के पास ये एक्सेस होना चाहिए जी। काउंसिल ऐसा पेपर ला सकती है कि उस एक्ट की उस टाइम की ड्यूरेशन में क्या हुआ। क्या बात है? 72 में जब ये एक्ट पास हुआ। एनीवेज, आज के दिन में अगर एक्ट की अमेंडमेंट लेके जाते हैं तो जितने हम आर्किटेक्ट हैं, अगर 2 लाख, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इंजीनियर कितने हैं देश में। बिल्कुल, मल्टीपल डेफिनेटली। अब वो एक्ट की अमेंडमेंट में ऐसे इतनी आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि सिस्टम ने हमें कोई अच्छे आर्किटेक्ट नहीं दिए, बहुत दिए, मगर उनकी गिनती उतनी नहीं है। गिनती अभी भी आप पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 500 कॉलेजेस हैं, सारों के सिलेबस देख लो, मैंने बहुतों के सिलेबस पढ़े। हम फॉरेन आर्किटेक्ट्स तो कितने पढ़ाएंगे, आप सारे सिलेबस में सारे इंडियन आर्किटेक्ट्स निकाल लो ना कि कितने पढ़ाए जाते हैं, तो वो 30-35 से ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो 2 लाख आर्किटेक्ट्स में से क्या सिर्फ 35-40 या 50 ही ऐसे हैं जो पढ़ाने काबिल है? क्या हमारे हर शहर का जो भी अच्छा आर्किटेक्ट है वो इंस्टीट्यूशन में उसकी बिल्डिंगें काबिल नहीं होनी चाहिए पढ़ाने के, जिनको वो देख सकते हैं? भाई, अरे हम बड़े बड़े फॉरेन आर्किटेक्ट्स की बात करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की चर्चा करते हैं,
हम कितना समय लगाते हैं, और हम अपने आसपास के जो आर्किटेक्ट हैं उनकी बिल्डिंग हम खुद जाके विजिट कर सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, पर हम उन पे फोकस बहुत कम करते हैं। और कहीं ना ये भी है कि इसमें मैं दोनों तरफ की बातें बोलूँगा, दोनों तरफ से कमी भी रही है। अभी लास्ट जो मेरा पॉडकास्ट हुआ था बागा सर के साथ, तो उन्होंने भी इस मुद्दे को बड़ा बोला कि आर्किटेक्ट्स खुद भी कहते मैंने बहुत आर्किटेक्ट्स को मोटिवेट किया, कहते मैंने उनको बोला कि अपना काम डॉक्यूमेंट करो, हाँ, बट नहीं कर रहे। कहते मैं कहते बड़ा हैरान था कि मैंने बहुत आर्किटेक्ट को मतलब कोशिश की, मोटिवेट भी किया और थोड़ा प्रेशराइज भी किया, लेकिन नहीं किया उन्होंने डॉक्यूमेंट का, बहुत कम लोगों ने किया। तो जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो पढ़ाया कैसे कोई जाएगा? पढ़ाया कैसे जाएगा? ये बिल्कुल सही बात कही, बहुत ज़्यादा सही बात की। मगर करण, मेरी एक और भी छोटी ऑब्जर्वेशन है। जब हिंदुस्तान ज़्यादा अवेयर नहीं था, क्लाइंट ज़्यादा अवेयर नहीं था, तो शायद आपको पता हो या ना पता हो, पता नहीं, आप बहुत यंगर हो, बहुत सारी फॉरेन मैगजीन्स का बहुत सारा ढेर वहाँ से रद्दी में उठ के आके यहाँ दुकानों में बिका करते थे जी। तो वो बहुत बड़ा सोर्स एक टाइम पे आर्किटेक्ट्स का रहता था कि हम खुद नहीं बाहर जा सके तो बाहर की बिल्डिंगें इन मैगजीन्स में के छपी थ्रू होती देखते हैं। हैं जी। और वो क्लाइंट के हाथ में वो मैगजीन्स कभी नहीं होते थे, जी। तो वहाँ से डिज़ाइंस की इंस्पिरेशन ली जाती थी और वो डिज़ाइन लगता था। आज के दिन में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन हाईवे मतलब इतना खुल गया है कि कोई आर्किटेक्ट कोई भी कॉन्सेप्ट करता है तो वो इंस्टा पे या फेसबुक पे या उसमें सोशल मीडिया पे वो पहले आता है और बाद में वो चलता है। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल गई है और मैं भी इसको डिनाई नहीं करती कि बहुत सारा लंबा टाइम आर्किटेक्ट अपने काम की ना तो तारीफ करते थे ना डॉक्यूमेंट करते थे। इवन मैंने देखा बहुत कई बार एक बहुत छोटे से टाउन में, छोटे से गांव में इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी होती है बट किसी को पता ही नहीं है बिकॉज डॉक्यूमेंट नहीं हुई। एक डॉक्यूमेंट भी नहीं हुई। एक आर्किटेक्ट जब काम कर रहा होता है तो बहुत सारी फोर्सेस और भी काम कर रही होती है और बहुत बारी इन बिटवीन सिर्फ डिज़ाइन, सिर्फ ड्राइंगें लेने के बाद आर्किटेक्ट को छोड़ दिया जाता है। हाँ। उसके बाद का सारा काम क्योंकि क्लाइंट ने अपनी तरफ से किया होता है या ठेकेदार ने, समझदार ठेकेदार ने बहुत कुछ अपनी तरफ से किया होता है, तो आप उनसे पूछेंगे भी तो वो आपको आर्किटेक्ट का नाम भी नहीं बताएंगे। ऐसी भी सिचुएशन बहुत बार होती है। कितने ही आर्किटेक्ट की कितनी ही बिल्डिंगों में आप जाके पूछेंगे तो वो आपको आर्किटेक्ट। मेरे साथ भी एक बड़ा, एक लाइटर नोट पे मैं बताता हूँ, एक बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ था ड्यूरिंग माई यंगर ईयर्स। हमने भी एक बिल्डिंग डिज़ाइन करी और काफ़ी अच्छी बन गई, बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छी बिल्डिंग निकल के आई। तो हमें पता चला थोड़े दिनों के बाद कि बिल्डिंग कंप्लीट तो हो ही गई थी। थोड़े दिनों के बाद हमें पता चला कि उसका मुहूर्त भी हो गया है और हमें इनवाइट भी नहीं किया। तो हम बड़ा फील किया कि यार बुलाया भी नहीं गया, इतना मेहनत की और बहुत अच्छी बिल्डिंग निकल के आई। तो बाद में पता चला कि इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि उन्होंने मार्केट में बोलना था कि मैंने आर्किटेक्ट बैंगलोर का किया है। उसे कहने में शर्म आ रही थी कि मैंने एक छोटे शहर का एक आर्किटेक्ट किया है जिसने ये डिजाइन करी है। बड़ा नाम लेना था। वो तो शुक्र है बैंगलोर का कहा। मैं बहुत सारे, क्योंकि इतना समय मुझे इसी प्रोफेशन में हो गया है तो आप तो बठिंडा एरिया को अच्छे से जानते हैं। तो वहाँ बहुत बार ये होता था कि बच्चे बाहर रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं जी। वहाँ से वो अपने घर का फोटोग्राफ्स और नक्शा भेज रहे हैं, उन्होंने भेजा है जी। तो आप एज एन आर्किटेक्ट आपको काम है कि उसी ड्राइंगों को देख के आप यहाँ बनवा दो। राइट। और वो फिर आप क्या उसमें प्राउड फील करोगे और वो कैसे प्राउड फील करेगा, कैसे प्राउड फील करेगा। तो ये जो कट कॉपी कल्चर, पेस्ट का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये भी बात समझने की है हमारी। मैं बार बार कहती हूँ बड़ी बड़ी बातों से नहीं होता, समझना होता है हमें अपने समाज को। और हमारा जो टोटल समाज है वो किसी दूसरी कंट्री के समाज जैसा नहीं हो सकता ना। हर कंट्री की अपनी पिक्युलैरिटीज़ हैं डेफिनेटली। और हमारा देश तो 140 करोड़ का है, उसे एक लाइन में तो डिफाइन नहीं कर सकते। हो भी नहीं सकता। गरीब बहुत गरीब है, अमीर बहुत अमीर है। तो जो अमीर है वो तो इंडियन आर्किटेक्ट को हायर करके भी खुश नहीं है
उसको तो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चाहिए। जी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। अब मुकेश अंबानी जी ने 2 लाख इंडियन आर्किटेक्ट में से एक को भी काबिल नहीं पाया अपनी बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए, जी नहीं पाया ना। जी तो उन्होंने जो उनके हिसाब से बेस्ट था वो ले हमें- सकते थे, उन्होंने लिया, इसमें गलत क्या है? ऐसे ही जो बड़े प्रोजेक्ट कोई भी गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, चाहे वो अमरावती हो, चाहे वो यहाँ फेज़ 8 की सेक्टर की डिज़ाइनिंग हो, कानविंदे जी ने की मगर जेबोंग के पास फिर पहुँची हुई थी ना। जी तो सरकारों को भी लगता है कि जब पावर जो है वो दूसरे देशों में हो के आती है तो देखती है कि वहाँ तो आर्किटेक्चर के नाम पे बहुत कुछ होता है, तो वहाँ का दिग्गज आर्किटेक्ट ला के अपने बड़े प्रोजेक्ट कराते हैं कि नहीं कराते? अपने देश के उन आर्किटेक्ट्स के पास तो काम ही नहीं जाता। जी अब रह गया जो गरीब है, हम्म, वो तो फीस ही नहीं अफोर्ड कर सकता, उसको तो जो फ्री में मिलता है आवास योजना में जैसा घर जो चीज़ जैसी मिलनी है उसने तो उसी में खुश हो जाना है, उसके लिए वही सफिशेंट है। अब रह गया चंक मिडिल वाला। अब मिडिल वाले के साथ अपर मिडिल भी है, लोअर मिडिल भी है, मिडिल भी है। तो मिडिल क्लास क्या चाह रहा होता है? अगर हम थोड़ा सा इस पे टाइम लगाएं तो हमें समझ आएगा कि वो कॉपी चाह रहा होता है। गाड़ी बड़ी की इमिटेशन जो आएगी वो गरीब मिडिल क्लास फटाफट ले लेगा, जी क्योंकि वो अमीरों जैसी दिखती हाँ जी है ना। सही तो उसको तो कहीं की चीज़ कहीं चाहिए। जो इस चीज़ को समझ जाता है और उस हिसाब से करता है, बड़ी रोरिंग प्रैक्टिस करता है। मिडिल क्लास को आप इनोवेटिव नई कार दे के देखो जो अमीरों जैसी नहीं है। नैनो के साथ क्या हुआ? बहुत इनोवेटिव कार थी, मैंने 3 साल चलाई, कुछ ऐसी कमी मुझे तो उसमें एज साड़ी लेडन लेडी बहुत फ़ायदे दिख रहे थे, मगर कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि मिडिल क्लास को नई चीज़ नहीं चाहिए, कॉपी चाहिए। समझ रहे हो ना? जी तो ये समझना ज़रूरी होगा कि इंडियन सोसाइटी एज ए होल क्या क्या चाह सकती है। हमें कैसा ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए, हमें बाहर वाले मॉडल वाला आर्किटेक्ट नहीं चाहिए। जी हमें तो कितना गौरवमय इतिहास है हमारा। बिल्कुल। मैं कहती हूँ कितनी किताबें जला दी हूँ, कितनी ही हमारा स्क्रिप्चर आपको पता है तक्षशिला की लाइब्रेरी Lost हो जली, चुका है, जी। तक्षशिला की लाइब्रेरी जली तो एक लाइब्रेरी 6 महीने तक चल रही थी। राइट। जब मुझे ये पता है हर स्कूल में, हर गुरुद्वारे में स्कूल हुआ करता था, हर मंदिर में स्कूल हुआ करता था, बिल्कुल ठीक है। हर गुरुद्वारे में पढ़ाया जाता था, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब नहीं और भी सब्जेक्ट्स। अगर वो सारे तहस नहस कर दिए गए इंटेंशनली, फिर भी यार बिल्डिंगें तो सरवाइव कर रही हैं हमारी, और कितनी खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, कितनी कमाल का इंडियन आर्किटेक्चर है, आज से 1000 साल पुराना, आज से 2000 साल पुराना है कि नहीं? बिल्कुल है। तो क्या उस समय ये मॉडल चल रहा था एजुकेशन का? जी वो भी है। ये मॉडल चल रहा था। ऐसे 5 साल कैद करके एक सीलो में silos में I'll say it's every standalone architecture institution is a closed silo, कि कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता, कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता। 5 साल के लिए आप इसमें कैद हो, अंदर से कोई बाहर ना जा सके बाहर से कोई अंदर ना आ सके सोचो कभी ऐसा हो क्या हो? तो वही हो जो हमारे देश के साथ आर्किटेक्चर में हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है कि हमने एक ऐसा मॉडल अडॉप्ट किया जो हमें गुलामों की तरह रखने के लिए सक्षम था। हम उसी में कोई बहुत मेजर बदलाव आज़ादी के बाद भी नहीं कर सके, समझौते पे ही नहीं आ सके हम कि हमें इसको बदल देना चाहिए, हमें इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। आज भी हम डिस्कार्ड करने को तैयार नहीं हैं। मैं प्रोपोगेट करती हूँ हमें एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। बिल्कुल। एक हाई एंड ये आर्किटेक्ट प्रोड्यूस होते रहे, हमें एक बेयरफुट आर्किटेक्ट चाहिए, एक आर्किटेक्ट जो थोड़ा थोड़ा सब कुछ जाने और बदलते हालात के साथ अडाप्टेशन में बदल सकें, जो उनको एजुकेशन चाहिए जैसी एजुकेशन चाहिए। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मैं जिक्र करना ज़रूर चाहूँगी। हमारा एक डॉक्यूमेंट आया है जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, आपका NEP 2020। वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट है।
उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सच में जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। वो एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, वो स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन की बात करता है, वो प्रोफेशनल और वोकेशनल एजुकेशन की इंटीग्रेशन की बात करता है, वो बहुत सारे लेवल पे बहुत सारी ऐसी बात करता है जैसी एजुकेशन को होना चाहिए। और उसमें जो हमारा आर्किटेक्चर एजुकेशन का मॉडल है वो सबसे पहले तो वो ये कहता है सीलोज बंद करो, फिट नहीं बैठता। एक चीज़ आपने सीलोज की बात करी, एक्ट में भी आई गेस कहीं ना कहीं ये मेंशन्ड है कि जो आर्किटेक्चर एजुकेशन है 5 साल की, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 और 2। 3 और 2 तो वो उसमें क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कि 3 साल के बाद इंसान एक बार उसको छोड़ के प्रैक्टिस में या किसी यहाँ के यहाँ जॉब करके या ट्रेनिंग में जाके वापस आके 2 साल पूरे कर सकता है? तो ऐसा कोई प्रोविजन है? एक्ट बना 72 में जी। पहला मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर आर्किटेक्चर एजुकेशन आया 83 में। ओके 83 11 साल लगे जी। 83 वाला जो नॉर्म है वो 2 स्टेजेस की क्लियर बात करता है कि स्टेज 1 जो है वो 3 साल की होगी, स्टेज 2 जो है वो 2 साल की होगी। बीच में एक जगह बड़ा क्लियर लगता है कि स्टेज 1 के बाद कोई भी एम्प्लॉयमेंट ले सकता है। और डिपेंडिंग अपॉन द फैसिलिटी अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूशन स्टेज 2 जो है वो पार्ट टाइम भी कर सकता है। कितनी खूबसूरत बात उस समय 83 के नॉर्म्स में लिखी गई। बट मैंने कभी कहीं नहीं देखा और ना सुना कि ऐसा कुछ होता है। कहीं ना कहीं अपनी इनसिक्योरिटी ने, डीप डाउन इनसिक्योरिटी ने, कि 3 साल के बाद अगर बच्चा निकल जाता है और कुछ बहुत बढ़िया कर जाता है उसको वापस नहीं आने दो। कॉलेज की फीस चली जाएगी। कॉलेज की फीस चली जाएगी। एक बात वो हम ही अपने कॉम्पिटिटर लेस क्वालिफाइड जो मार्केट में ज़्यादा चाहिए, जिनको हमारा मिडिल क्लास ज़्यादा अफोर्ड कर सकेगा, हम अपना जो काम बड़ा तो हमें मिल ही नहीं रहा, हम अपना छोटा भी गवा बैठेंगे। इसलिए इनको मत निकलने दो, इनको मत निकलने दो कभी भी। करण, कितनी हैरानी की बात है, इतना क्लियर स्टेट है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन 83 के जो रूल्स हैं उसमें कि स्टेज 2 होने हैं। आज दिन तक उस डिग्री का नाम नहीं दिया गया। कभी कोई लिख देता है कि वो इंटरमीडिएट इन आर्किटेक्चर होगी, कहीं लिख दिया उसको बैचलर्स ऑफ बिल्डिंग साइंसेस होगी। बात की गई लेकिन उसको प्रॉपरली नॉमेनक्लेचर ही नहीं दिया गया। अब जिस डिग्री का सही नॉमेनक्लेचर नहीं है, देखिए नॉमेनक्लेचर तो एसपीए भी डिग्री देता है जी वो। मेरे पास प्रूफ हैं, आपको मैं दिखा पाऊंगी कि एसपीए भी अलाउ करता है बच्चे को 3rd ईयर के बाद निकलना, बट री एडमिशन नहीं अलाउ करता। सीसीए भी अलाउ करता है मगर री एडमिशन नहीं अलाउ। तो फिर वो बच्चा निकल के, हालात ऐसे हैं, पढ़ रहा था, शी लॉस्ट हर फादर, अब पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर सकते, 3rd ईयर तक पूरा हुआ है तो डिग्री ले ली। 3rd ईयर में डिग्री मिल जाती है? 3rd ईयर के बाद डिग्री मिल जाती है, तो मिल जाती है। अच्छा, वो डिग्री प्रॉपर बी मतलब बी आँख नहीं मिलती? ओके, डिग्री मिलती है बैचलर्स ऑफ बिल्डिंग साइंसेस। ओके, तो ये एसपीए देता है? एसपीए भी देता है, सीसीए भी देता है। आज के दिन में दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे को आपको पता है रिटायर हुए 3 साल हो गए। और अच्छा, मैं 3 साल पहले तक दे रहा था? 3 साल पहले तक दे रहा था। ओके, 3 साल पहले तक दे रहा था। मैंने एक चिट्ठी लिखी थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, वो चिट्ठी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उस चिट्ठी में मैंने यही कहा था कि इस डिग्री का नॉमेनक्लेचर फिक्स कर दिया जाए जी। नॉमेनक्लेचर इसलिए फिक्स कर दिया जाए कि 3 साल की पढ़ाई +2 के बाद ग्रेजुएशन के बराबर होती है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, यू नेम मैनी डिग्रीज, दे आर 3 इयर्स। अगर 3 साल कर ही लिए बच्चे ने तो उसकी ठीक से डिग्री का नाम होना चाहिए, वो नॉमेनक्लेचर दिया जाए। तो बजाय, और मैंने नॉमेनक्लेचर भी सजेस्ट किया था कि ये क्योंकि साइंस इसमें काफ़ी है आर्किटेक्चर में, तो इसको बीएससी इन आर्किटेक्चर बेसिक्स कह दिया जाए या बीएससी इन बिल्ट एनवायरनमेंट कह दिया जाए। ये एक जनरल सी डिग्री हो। उसका कोर्स वगैरह भी मैंने सारा कुछ बना के पुटअप किया अपनी यूनिवर्सिटी को। और MHRD की को लिखी हुई चिट्ठी है। मुझे ये इस उम्मीद के साथ मैंने सारे डॉक्यूमेंट लगाए, सारा पुलंदा लंबा चौड़ा बनाया कि MHRD इस चीज़ को कंसिडर करेगी कि एक नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। 2010 में एक UGC की रेगुलेशन है कि
अननोमेनक्लेचर नाम, जो नोमेनक्लेचर एक लिस्ट में नहीं है, वैसी डिग्री नहीं आप दे सकते। ठीक है। तो मैंने नाम सजेस्ट किया, टू माई अटर सरप्राइज एंड शॉक, और मुझे बहुत दुख हुआ कि वो चिट्ठी कुछ ऐसे लोअर लेवल पे रह गई कि उस चिट्ठी के लिए एसपीए को भी एक्सप्लेनेशन आ गई मेरी चिट्ठी लगा के, और वो चिट्ठी की सीसीए को भी एक्सप्लेनेशन आ गई कि आप बैचलर्स ऑफ बिल्डिंग साइंसेस कैसे डिग्री दे सकते हो जो यूजीसी की लिस्ट में नहीं है। ओके। और उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि अगर उन्होंने ये बात समझी होती तो बैचलर ऑफ बिल्डिंग साइंसेस ना देके बीएससी इन बिल्डिंग साइंसेस देते तो वो लिस्ट में थी। ओके। कितनी मौकरी है ना सिस्टम की, कितनी मौकरी है। क्योंकि कोई ज़्यादा इतने ध्यान से एक एक लाइन पढ़ता नहीं है यूजीसी नोटिफिकेशन की। सिर्फ स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन है, यूजीसी के साथ वास्ता नहीं है, यूजीसी के डॉक्यूमेंट्स के साथ अवेयर नहीं है। मुझे अवेयर होना पड़ा क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी के हिस्से की तरह काम किया। मैंने आर्किटेक्चर से जब डिग्री मेरी पीएचडी हो गई तो मुझे काम करने का मौका मिला एज डायरेक्टर ऑफ 2 कैंपसेस ऑफ पीटीयू वर्क करने का। तो वहाँ मुझे मौका मिला यूजीसी के सारे कागज़ पढ़ने का। ठीक है। और उसने मुझे बहुत ऐसी भी चीज़ें समझाई कि काउंसिल कहती है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज आपको, आपका जितनी ड्यूरेशन है उसका 1% कोर्स आप थ्रू मूक कर सकते हो। 1%। और यूजीसी कहती है 20%। फ़र्क देखो। दैट इज ऑनलाइन ओपन, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज कि आप जो कुछ भी पढ़ना चाहते हो वो आज के दिन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये पॉसिबल है करना। बहुत खूबसूरत चीज़ें देश में हो रही हैं। 20%, और न्यूज़पेपर में यहाँ तक भी आया कि 40% तक हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, ये 40% का हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, पर 20% का है। और बहुत खूबसूरत बात एक और भी है कि आप अपनी ग्रेजुएशन में क्रेडिट, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में आप अगर 24 क्रेडिट किसी एक डोमेन में हासिल कर लेते हो तो उसी में आप मास्टर्स भी कर सकते हो। मगर आर्किटेक्चर में ऐसी कोई भी बात नहीं होती, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं होती। ओके। तो अगर कोई ऐसे आप 3 इयर्स के बाद कह रहे हो, मैं कह रही हूँ एक पैरेलल जो सिस्टम हम क्रिएट करें उसमें हम बीएससी बिल्ट एनवायरनमेंट या बीएससी आर्किटेक्चर बेसिक्स, ये 3 साल का एक जनरलाइज कोर्स हो। कितना कुछ आर्किटेक्चर में है आपको पता है, और हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, कोशिश में है हम कि 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाएं, और हर इकॉनमी का 1/3 हिस्सा, रादर 40% चीज़ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रही होती हैं। तो ऐसे टाइम में जब हम ट्रिलियन की इकॉनमी की बात कर रहे हैं तो हमें एक ऐसा कोर्स सच में चाहिए जो जनरल बिल्ट एनवायरनमेंट की बात करे। एक बेसलाइन कोर्स हो, उसके बाद उस जिस भी डोमेन में बच्चा चाहता है, कई डोमेन हो सकते हैं। इसकी बात आपने उसमें की जो धुन बदल के तो देखो मैंने कहा जो हमारी एग्जिस्टिंग धुन है वो बहुत बोरिंग हो चुकी है, बिल्कुल कानों को सुरीली नहीं लग रही, उस धुन को बदलो। और धुन बदल के जो नई धुन लाओ उसमें एक ऐसा 3 साल का कोर्स हो, और फिर बहुत सारे साइड पे डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल हो, बहुत सारी जाएगी। 3 साल के कोर्स के बाद यू कैन लाइक गो इन, स्पेशलाइज हो जाएं आप किसी और चीज़ में जाके। आप जरा सोच के देखो कि देश में टूरिस्ट किस तरह से आता है, यहाँ का आर्किटेक्चर देखने आता है। डेफिनेटली देखने आता बहुत है। लोग आते हैं। हमारी कितना रिच है आर्किटेक्चर, हेरिटेज है। हाँ, मैंने 3 साल का एक बेसिक आर्किटेक्चर का कोर्स किया हो, मुझे आर्किटेक्चर की काफ़ी समझ हो, देश के आर्किटेक्चर के बारे में मैं जानती हूँ। और उसके बाद मैं टूर एंड ट्रैवल या टूरिज़्म इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मैं मास्टर्स करती हूँ। और मैं देश का वैसा गाइड बनती हूँ जो बेस्ट जानता है देश की बिल्डिंगों के बारे में। बिल्कुल। तो जितना टूरिस्ट आए, जितनी बड़ी बड़ी जगहें हैं, वहाँ के जो गाइड हैं वो बेसिकली बिल्डिंगों के बारे में उतनी गहराई से नहीं जान सकते जितना एक जो जिसने आर्किटेक्चर भी पढ़ा हुआ है, आर्किटेक्चर को उस डिटेल्स बारीकी से पढ़ा हो। जी।
इतिहास में वो फख्र महसूस करता हो। जी। तो और वो बिल्डिंग के बारे में कितनी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। एनईपी में इसकी बात है। इसकी बात है, एनईपी में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की बात है। आई थिंक एक फीचर एनईपी का जो मैंने स्टडी किया है वो ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक है। जी, वो बच्चों कहते की हैं जो कि कैपेबिलिटीज को समझ के, हाँ, वो कहते हैं बच्चे को खुल के जीने का मौका दो, हम्म, जो हम अभी तक बच्चों को नहीं देते। हमारी एजुकेशन बहुत ज़्यादा टीचर सेंट्रिक है। जी, ये हमारा वही मॉडल है जो अंग्रेज़ों ने वर्कर प्रोड्यूस करने के लिए जो कहा वो मानो। टीचर ने जो कह दिया वो सैक्रोसेंट है, बस उसके लिए तुम ट्रेंड हो और तुम नौकरी को ढूंढो। एनईपी कहती है कि बच्चा जो बनना चाहता है, हमारे देश में 64 डिफरेंट कलाओं की जिक्र है हमारी पुरानी एजुकेशन में। तो उसमें जहाँ भी बच्चा जो सीखना चाहता है, एक इंजीनियर क्यों नहीं अच्छा म्यूजिशियन हो सकता भाई? अगर वो एज ए म्यूज़िक एक सब्जेक्ट लेना चाहता है तो उसको परमिशन होनी चाहिए। और इंस्टीट्यूट में नहीं है तो वो बाहर से सीख के आप उसका ले लो टेस्ट और क्रेडिट उसको दे दो। ऐसे ही कोई आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, मगर वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीखना चाहता है, उसमें एबिलिटी है, तो क्यों नहीं उसको मौका होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए भाई। स्किल डेवलप एक ज़िंदगी, मैंने आपसे शुरू में कहा, ज़िंदगी एक ही बार मिली है, उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। पूरी तरह से आप तभी जी सकते हो जब आप में जो जानने की इच्छा है वो आपको मिल सके, है कि नहीं? आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ज़रूर पढ़िएगा। ये बहुत ही सही डायरेक्शन में एक डॉक्यूमेंट है। अभी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि किसी भी सिस्टम को हिलाना आसान नहीं होता। डिसरप्ट कर देगा सिस्टम, आई गेस। डिसरप्ट ऐसे पूरा नहीं करेगा अगर हम धीरे धीरे उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे सोचें, पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचें। पुरानी चीज़ अगर नहीं बदल सकती तो उसको वहीं रहने दें, एक नया सिस्टम शुरू हो जाए, नया सिस्टम शुरू करें। वो मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमीज़ की बात करता है, बड़े कॉन्ग्लोमरेट की बात करता है कि कोई भी छोटा इंस्टीट्यूट है वहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे सकने की, तो कुछ इंस्टीट्यूशन आपस में क्लब हो जाए। अब आर्किटेक्चर कॉलेजेस में हमारी जो गिनती होती है वो 200 बच्चे या 400 बच्चे होते हैं। वो कहता है कि एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 3000 से ऊपर बच्चे हों। डेफिनेटली सही तो करना ही पड़ेगा। अब आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी देख लीजिए, यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ ग्रेजुएट जो है, या बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज का जहाँ कितनी सारी ब्रांचेस हैं, उसका पढ़ा हुआ आर्किटेक्ट जो होगा और एक सिर्फ स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन का पढ़ा हुआ बच्चा होगा, तो एक्सपोजर का तो फ़र्क होगा ना। ठीक है। मुझे ना एक मूवी का सीन याद आ गया, 3 इडियट्स मूवी थी। तो उस मूवी में ना एक बड़ा अच्छा सीन है जिसमें जो कॉलेज के जो डीन होते हैं वो आमिर खान को लेके जाते हैं साथ में स्टूडेंट को, एंड ही सेड कि तुम बताओगे मुझे इंजीनियरिंग कैसे पढ़ानी है। देन वो एक छोटा सा एक ड्रिल करते हैं वहाँ पे बच्चों के साथ। उसके एंड में वो एक बात कहता है कि उन्होंने जब बोला कि तुम ऐसे पढ़ाओगे इंजीनियरिंग, देन ही सेड कि सर मैं इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा सकता, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो ये पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ाते कैसे। तो आई गेस नॉलेज बहुत लोगों को है, लेकिन उसको डिलीवर कैसे करना है, पढ़ाना कैसे है। आर्किटेक्चर में ऐसी बात कहीं सुनी नहीं है और कहीं होती भी नहीं है आई गेस, जहाँ पे पढ़ाना सिखाया जाए। तो आई गेस आपने एक ड्यूरिंग योर टेन्योर एज ए डायरेक्टर एक शायद कोर्स शुरू किया था इस तरह का आर्किटेक्चरल एजुकेशन का। जैसे बीएड तो हम सुनते हैं, तो आर्किटेक्चर में भी ऐसा पहली बार सुना मैंने ऐसा। तो क्या पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ये कोर्स चल रहा है। ओके। अब आज इस साल एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ मैं कह नहीं सकती, मगर मैंने बड़े पैशन से कोर्स शुरू किया था। मुझे लगा जब एजुकेशन, और वो भी इतनी क्रिएटिव फील्ड की एजुकेशन हो, तो साइंस ऑफ एजुकेशन ज़रूर पता होनी चाहिए। और एक लाइव, हर स्टूडेंट एक लाइफ है, तो लाइफ को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि मिस हैंडलिंग से वो लाइफ ख़राब हो जाती है। तो मैंने एक कोर्स आर्किटेक्चर एजुकेशन पे ही शुरू किया, क्योंकि उसमें फिर हम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फ़िलॉसफी, सारा कुछ हम एजुकेशन की डिस्कस करते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। और फिर आर्किटेक्चर एजुकेशन के मॉडल्स वर्ल्ड ओवर क्या हैं, उस पर चर्चा करते हैं हम। उसमें जो इंडियन आर्किटेक्चर में फ़ख्र की बातें सारी जो हम इतने चर्चा में कर रहे हैं कि लोकल आर्किटेक्ट को स्टडी करके देखो, उसे पढ़ाओ जी,
उसकी चर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हैंडल कैसे करना है किसी इंसान को, ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक मैं अपने फीलिंग्स आपको बता ही चुकी हूँ कि स्टूडेंट बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और हम कितने अच्छे से उनको कोई भी सब्जेक्ट डिलीवर करते हैं। करण, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जब टीचर पढ़ाने की टेंडेंसी छोड़ के सीखने की टेंडेंसी में आ जाएंगे, स्टॉप टीचिंग, स्टार्ट लर्निंग। आप लर्न करो और बच्चों को इंस्पायर करो लर्न करने के लिए। अ गुड टीचर टीचेस, बेटर एक्सप्लेन्स, द बेस्ट ओनली इंस्पायर्स। आप में वो लगन पैदा कर दे जी, तो आगे की जर्नी तो आपकी अपनी है। बिल्कुल। तो उस टीचर का सबसे बड़ा रोल है, और वो इंस्पायर तभी कर सकता है अगर वो खुद इंस्पायर्ड है। जी, कितनी सिंपल सी बात है ना। तो उस कोर्स में हम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट तो 4-5 ही आते थे, पर जो आते थे वो आज के दिन में अच्छे टीचर्स हैं। टीचर्स है। बिकॉज कहीं ना कहीं एक आर्किटेक्ट जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस करता है, मैं अक्सर हंसता भी हूँ, बोलता भी हूँ कि आर्किटेक्ट के साथ साथ तो एक साइकोलॉजिस्ट भी बन जाता है, एक फैमिली के साथ डील करके समझता है। आप देखिए ना जी, कितना ज़्यादा समझ जाता है। और आप अपनी एजुकेशन में देखें तो क्या आपको क्लाइंट साइकोलॉजी के बारे में एक अक्षर भी बताया गया? एक अक्षर भी कि क्लाइंट साइकोलॉजी क्या होती है? जी, एक ड्यूरिंग आर्किटेक्चर की ग्रेजुएशन जो मैंने करी, उसके अंदर एक सब्जेक्ट ज़रूर है प्रोफेशनल प्रैक्टिस, बट उसमें भी आई गेस इस तरीके की चीज़ें नहीं पढ़ाई गई मेरे हिसाब से। प्रोफेशनल प्रैक्टिस एक हफ्ते में 3 पीरियड और वो एक सेमेस्टर, जिसमें टोटल होते ही 16 हफ्ते हैं। 10 हफ्ते की पढ़ाई में सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है। तो 10 वीक्स में आपने 1-1.5 घंटा चर्चा कर लेने से ज़्यादा हमने आर्किटेक्ट साइकिल पे बात करी है, उसमें भी वही पढ़ाया गया हमें उसके तो अंदर। ये मैंने कहा ना, हम इतना ओवर एम्फोसाइज डिज़ाइन करते हैं, और वो डिज़ाइन जो क्लिक ऑफ द माउस पे आज आपको हर चीज़ के लाखों अवेलेबल हैं, उस पर तो हम लगा देते हैं बहुत घंटे, और जो बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं वो हमारी टच ही नहीं हो पाती। उसके लिए आई गेस एक प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट को बुला के उसके लेक्चर होने चाहिए, सो दैट कि क्लाइंट को कैसे हैंडल किया जाए, और इन केस कई बार आपका कोई उसके साथ कोई प्रॉब्लम भी हो जाता है तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, ये सारी चीज़ें। जैसे आपने मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की, और उसी तरीके से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं, जैसे आपने अभी एनपीसी का बैच भी लगाया हुआ है। मैं वाइस कैप्टन इन चीफ हूँ ट्राई सिटी के यूनिट के। तो एनपीसी किस तरह से इसमें आपको लगता है कि हेल्प कर पा रहा है? मैं एनपीसी को बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट में देख रही हूँ, क्योंकि मैंने जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट आया, तब से ही मेरे दिमाग में ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक ये था कि मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमी सिर्फ बिल्ट एनवायरनमेंट पे देश में होनी ही चाहिए। अगर हमारी लॉ यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, हमारी आर्ट्स को फोकस यूनिवर्सिटी हो सकती हैं, तो क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन को फोकस्ड एक यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। वो पूरी यूनिवर्सिटी हो या एकेडमी बड़ी सी हो, मगर उसमें सब डिपार्टमेंट होने चाहिए। सब डिपार्टमेंट से मेरा मतलब बिल्ट एनवायरनमेंट को बनाने के लिए जिन भी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है वो एक ही कैंपस में होनी चाहिए। तो कितना कमाल का प्रोफेशनल डेवलप होगा ना। आज के दिन में हमें बिल्डिंग बनानी होती है तो आप देख लीजिए, आपको पब्लिक हेल्थ का बंदा मिलना कितना मुश्किल है, मिलेगा तो वो ड्राइंग नहीं समझ पा रहा होगा। कितनी दिक्कतें हमें एग्जीक्यूशन में आती हैं। अगर एक ऐसी एकेडमी का मैं सपना देखती हूँ कि जिसमें डिपार्टमेंट आर्किटेक्चर का, इंजीनियरिंग, सारी ब्रांचेस, मैनेजमेंट हर किस्म की, ह्यूमैनिटीज़ का पूरा डिपार्टमेंट, आर्ट्स फाइन आर्ट्स का पूरा डिपार्टमेंट, नई टेक्नोलॉजीज़ जितनी भी दुनिया जहान की जो भी चीज़ फोकस टुवर्ड्स, फिर एक इंडियन मेथड जो हमारी पुराने सिस्टम्स हैं उन सब पे बिल्डिंग के साथ जुड़े हुए। देखिए ना आपने, मैंने कभी जब हम पढ़ रहे थे हमने विश्वकर्मा दर्पण का नाम भी नहीं सुना था, और इतनी बड़ी ट्रीटी है हमारे देश में। बिल्कुल। हम 10 बुक्स ऑन आर्किटेक्चर पढ़ सकते हैं बाय विट्रूवियन,
हम विश्वकर्मा दर्पण का नाम नहीं सुनते, हम मायामतम मनसारा का ट्रांसलेशंस नहीं पाते। तो जो इंडियन सिस्टम है उन पे डिपार्टमेंट हो, स्किल का एक डिपार्टमेंट हो, एक एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट कंटिन्यूइंग एजुकेशन का ही हो, हर किस्म के प्रोफेशनल के लिए वहाँ छोटे छोटे कोर्सेज होते रहें। मैं तो इतना भी सोचती हूँ कि कोर्सेज ऐसे भी होने चाहिए जो कोई अपना पहली बार कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई घर बनाता है, तो उसको 2 हफ्ते का कोर्स दिया जाए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू हायर एन आर्किटेक्ट, हाउ टू मेक योर टीम। तो छोटी छोटी चीज़ें जिसको जो जानना चाहिए बिल्डिंग के लिए वो वैसी एकेडमी में अवेलेबल होना और कहीं ना कहीं ये भी है ना कि एक जो आर्किटेक्ट है उसको तो एक फॉर्मल डिग्री मिल जाती है, ग्रेजुएशन मिल जाती है, बी हो जाता है, आर्किटेक्ट का टाइटल यूज कर रहा है, इंजीनियर भी कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साथ जुड़ते हैं हमारे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जो हमारी हेल्प करते हैं, बहुत सारे होते हैं, उनको हम कोई नॉमेनक्लेचर नहीं दे पाते। मान लीजिए एक सिंपल 3D विजुअलाइजर है, वो अच्छा 3D बना रहा है, तो हमारे साथ जुड़ रहा है, हमें असिस्ट कर रहा है, उसको भी एक टाइटल मिला हो, एक प्रॉपर टाइटल मिला हो। टाइटल से भी वो खुद से ही सीख के सब कुछ करता है जी, उसके लिए भी तो कोई फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल कुछ तो एजुकेशन हो, यस, कोर्सेज कुछ तो किस्म के हो। और कई बार क्या होता है कि ये प्रॉब्लम भी हमने देखी है कि हम कई बार ऐसे 3D विजुअलाइजर्स होते हैं जिनको थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर का नहीं पता होता, तो वो कई बार हवा में चीजें बना देते हैं, वो समझ नहीं पाते ड्राइंग्स को। अगर 3D विजुअलाइजर ने थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर को समझा हो तो वो कितना अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, उनको समझाना और वो क्रिएट करना वो चीज़। देखिए वो बिल्ट एनवायरनमेंट वाली जो BSc की मैंने बात की, वो 3 साल की डिग्री के बाद वो हाई एंड विजुअलाइजर हो तो वो कितना अच्छा विजुअलाइज करके देगा आपको, क्योंकि उसको आर्किटेक्चर का सब कुछ पता है और जो वो विजुअलाइज आपके डिज़ाइन के हिसाब से करेगा। एक डर आपके मन में हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट ना ले जाए, मगर जब आपने बना ही टीम ली, हाँ टीम बना ली ना, आपकी एक आइडेंटिटी ही कंपनी की एक पूरी की पूरी है कहीं ना कहीं। तो, उसमें सॉरी टू इंटरप्ट, कि उसमें ये मुझे ये लगता है कि हम ना उनके रोल्स को अगर हम रिस्पेक्ट करने लग जाए तो he will proudly say that I am a 3D visualizer। अभी वो प्राउडली नहीं बोलता। सही बात, बिल्कुल। हमें उस रिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि हम उनको भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो रिस्पेक्ट आनी शुरू हो जाए, फॉर्मल एजुकेशन हो जाए उसकी, हाँ जी, तो वो रिस्पेक्टफुली और प्राउडली बोलेगा कि आई एम अ विजुअलाइजर, आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर, आई एम अ। अब कॉन्ट्रैक्टर जितने भी है, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स को पकड़ लीजिए आप, वो इंटीरियर डिजाइनर लिखते हैं। सही बात, क्योंकि वो इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर लिखने में उन्हें थोड़ी शर्म आती है। हाँ बिल्कुल, इंटीरियर डिजाइनर लिख रहे हैं, व्हाई नॉट दे कैन से कि हम इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर हैं प्राउडली। ये जो हमारे यहाँ जो ये हर काम में काम की इज्जत जो है, जो ड्यू उसकी, हम बहुत सारे कामों को छोटा समझते हैं। हम अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही हम सिर्फ देखें तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो सप्लायर है, ये तो मैन्युफैक्चरर है, हम उसको बराबर की सीट ही नहीं देते। हाँ जी। जिस दिन हमने पूरी टीम में ये समझ लिया कि बिल्डिंग इन 10 इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल से ही बनेगी जी। ये 10 पिलर्स हैं पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जी। और कोई भी पिलर वीक होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ द चेन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द वीकेस्ट लिंक। तो जो पिलर को हमने वीक छोड़ रखा है अभी, तो इसीलिए हमारी इंडस्ट्री इतनी डिसइंटीग्रेटेड है कि हम तो 3 सालों में नई बिल्डिंग बना पाते और चाइना 3 दिनों में खड़ा कर लेता है। वो 10 मतलब कितनी बड़ी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन, हमारे में कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि हमने 10 के 10 पिलर्स में से 2-3 को तो बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रखी है। लीड करेगा, लेकिन ये सभी टीम मेंबर की रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मतलब उनकी अपनी अपनी एक जगह है, उनको वो जगह देनी होगी। और क्लब NPC के साथ मैं जुड़ी, ये NPC जो है वो नेटवर्क फॉर पीपल ऑफ कंस्ट्रक्शन है और मैं ट्राई सिटी की वाइस कैप्टन इन चीफ हूँ। और हमारी ये कोशिश है कि जो 10 पिलर्स हैं, आर्किटेक्ट हो गया, इंजीनियर हो गया, कंसल्टेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, विजुअलाइज़र आपने कहा वो हो गया, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, बिल्डर्स हो गए, ऐसे 10 पिलर्स हैं आइडेंटिफाइड हैं। तो जो भी बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ भाई, उसी समझ लीजिए कि वो एक अहम रोल प्ले कर रहा है जी। तो वो एक प्लेटफॉर्म में आके एक दूसरे के साथ मिलके कोलैबोरेट करके एक ऐसी टीम बना के, कंसेप्ट से ही अगर सब जुड़े होंगे तो कंप्लीशन बिल्डिंग की खूबसूरत ही होगी
जी। हम उनको शुरू से कॉन्सेप्ट स्टेज से इन्वॉल्व नहीं करते और बाद में जो भी आता है वो पिछले का नुक्स निकालता है, एक दूसरे को दोषी देता है, एक वो ऐसे मतलब वो झगड़ा सा शुरू हो जाता है और आर्किटेक्ट्स एंड अप इन कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में ज़्यादा टाइम लग जाता है काम में। बिल्कुल। तो ये होना ही चाहिए देश को। ऐसी और संस्थाएं भी हैं देश में, आपको पता होगा। तो जी। सबको एक दूसरे की ड्यू रिस्पेक्ट। विकी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा एक्सपीरियंस है, पर वो वुमेन मतलब कन्फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का विंग है, मैं उसकी नेशनल लेवल की मेंबर हूँ। आईआईए में भी आपने काम किया है? हाँ, आईआईए में भी मैं यहाँ की लेवल सब पे हूँ, जगह पर जुड़े उसका हैं। काम अब क्या, जब आपने मुझे कहा आपके पास इतनी एनर्जी कैसे आती है, तो ये वो एनर्जी है जिसको मैं हमेशा चैनलाइज करने की कोशिश में होती हूँ, क्योंकि चैनलाइज हो जाएगी तो उसका मुझे भी ये अंदर जो से सुख मिलेगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्लब एलपीसी है, आईआईए है, विकी है, इनके साथ जब आप जुड़ते हैं तो क्या इससे आपको फ़ायदा मिलता है पर्सनली और यंग आर्किटेक्ट्स के लिए कि उनको, क्योंकि मैंने कुछ यंग आर्किटेक्ट्स को देखा है आजकल वो इतना थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं इन सोशल हाँ। ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने से, तो उसमें कुछ फ़ायदा होता है, वो जुड़ें या ना जुड़ें, क्या आपका क्या टेक है इस पे? मैं जब जुड़ती हूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा सेल्फ सेटिस्फेक्शन से होता है कि मैं जुड़ी हुई हूँ अपने प्रोफेशन से, अपने लाइक माइंडेड पीपल से मिलती हूँ। जब उनसे इंटरेक्ट करती हूँ तो मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। ये तो मेरा पर्सनल लेवल पे गेन है। समय है, एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि नहीं, उसे किसी चीज़ चैनलाइज करना चाहिए। और क्योंकि आई एम नॉट नाउ एट ए स्टेज जहाँ मुझे पैसों के लिए काम नहीं करना, तो काम ऐसा अच्छा करो जिससे किसी ना किसी को भी फ़ायदा हो। मुझे फ़ायदा तो हो रहा है सेल्फ लेवल पे, मगर जब मैं जुड़ती हूँ तो मेरे साथ मेरे कितने ही स्टूडेंट हैं, है ना, 35 साल तकरीबन मैंने पढ़ाया जी। तो जब वो भी साथ में जुड़ते हैं और बहुत अच्छे से हमारी टीम बनती है तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो वापस से तो कॉलेज वाला जो माहौल शुरू जो हो जाता है ना पुरानी बातें शुरू होती हैं तो बहुत अच्छी और लगती एक हैं। सेंस और ऑफ वो भी होता है देखिए ना ना, कि देखिए एक टीचर के लिए बहुत सेटिस्फेक्शन की बात होती है कि उनके स्टूडेंट्स आज के दिन में नामी ग्रामी एरिया के आर्किटेक्ट हैं। बिल्कुल। मुझे बहुत उनसे जब मैं मिलती हूँ या जब वो आके मुझे मिलते हैं तो बहुत ही एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है, जैसे एक माँ या बाप को तब होती है जब उनका बच्चा बहुत अच्छा सेट हो जाता है। बिल्कुल सही। तो वैसे ही लोगों के 2-3 बच्चे होते हैं, मैं कहती हूँ मेरे सही है। कितने ही बच्चे कितने ही बच्चे हैं। हैं। आपने इसके बाद इसके साथ साथ आपने आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी भी स्टार्ट हुई? हाँ, आपने वो रिटायरमेंट के बाद हाँ। हुई, क्योंकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैंने काउंसिल के साथ, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ उनको चिट्ठियाँ लिख, मिनिस्ट्री को चिट्ठियाँ लिख, 2-3 प्रेसिडेंट के साथ 1 to 1 टॉक कर कि एजुकेशन हम ठीक लेवल पे नहीं ले जा रहे, हमें देश में एक डिफरेंट मॉडल चाहिए। पर जब मैंने नॉर्म्स 2020 के पढ़े तो उस रात में बहुत परेशान हुई, क्योंकि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो 2020 के नॉर्म्स में, वो सब कुछ वैसा का वैसा, कुछ नहीं बदला। मतलब बहुत मेरे लिए एज प्रभजोत कौर उस नॉर्म्स में बहुत होपलेसनेस थी। और 2021 में तो मुझे रिटायर ही होना था। तो मुझे लगा कि एनईपी तो कुछ बड़े बड़ी चीज़ें कह रही हैं, और ये एक हफ्ते के बाद आया डॉक्यूमेंट है जो बिल्कुल ही अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो मेरे मन में एक होपलेसनेस सी हो गई। तो रिटायरमेंट के बाद मैं प्रैक्टिस की या किसी और तरीके से कुछ सोचती, तो लकीली मेरे हस्बैंड ऑलरेडी एलिवेटर मैन्युफैक्चरिंग में थे। तो मुझे लगा इससे मैं एक अलग लेवल पे ले जा सकती हूँ। जो मेरी ट्रेनिंग है, चीज़ें हैं, उससे हम बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स एलिवेटर दे सकते हैं। क्यों हम पुरानी मल्टीनेशनल कंपनी के पुराने मॉडल्स इंडिया में एलिवेटर्स में चल रहे हैं, क्या मेक इन इंडिया में हम एलिवेटर्स ऐसे नहीं बना सकते जो बहुत डिज़ाइनर पीस हो? एक आर्किटेक्ट जब किसी इस तरह एज एंटरप्रेन्योर बनता है तो वो बहुत हेल्प करता होगा ना इस तरह के फील्ड में, आई गेस। नहीं, मुझे बहुत एक अलग ही मज़ा आना शुरू हो गया, एक अलग ही लेवल पे अलग ही मज़ा आना शुरू हो गया जब मैंने अपने हस्बैंड के साथ जुड़ के, बेटा भी मेरा उसमें है, IEE लिफ्ट्स के नाम से हमारी
ऑर्गेनाइजेशन है, 18 साल लगभग हो गए हैं, और हम नोन ही है कस्टमाइज़ करने के लिए। ओके। इंटीरियर डिज़ाइनर जिस कॉन्सेप्ट से इंटीरियर डिज़ाइन कर रहा है वो लिफ्ट में वो कॉन्सेप्ट लेके आना चाहता है तो हम हेल्प करते हैं। आर्किटेक्ट कुछ अपने प्रोजेक्ट में कुछ खास ही फीलिंग देना चाहता है, उसमें एलिवेटर नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता था, ये तो ओटिस चैंडलर की कोने की लगनी है, वो जो पुराने मॉडल हैं बस उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब वो टाइम नहीं रहा, राइट। अब वो टाइम नहीं रहा। अब आप जो सोचें वो होता ही वो हो सकता है। होना भी ऐसे ही चाहिए। होना भी ऐसे ही जी। चाहिए। तो एक छोटा सा अब हम रैपिड फायर राउंड करते हैं, क्विकली आप आंसर दीजिएगा छोटे से क्वेश्चन। वन मेमोरी फ्रॉम योर टाइम एट CCA स्टिल इंस्पायर्स यू। ऐसे एकदम से सोचना थोड़ा मुश्किल है, मगर बहुत अच्छी डिबेट थी CCA में, 5 years आर टू मच फॉर आर्किटेक्चर। अभी भी मुझे टच करता है। 5 years is too much of 5 years इज टू मच फॉर आर्किटेक्चर। और एक ने कहा कि नहीं वो 3 साल में हो सकता है, एक कहता है हम ब्रिक्स ही पढ़ते रहते हैं 5 साल कहाँ पूरे हैं, 7 सही। साल में होने 7 चाहिए, साल में 9 होना साल में होनी चाहिए। योर फेवरेट आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट आज तक जो भी आपने देखा है, कहीं पे भी देखा, कोई जो आपके दिमाग में रह गया हो, चाहे खुद का किया हो या चाहे किसी और का किया हो? जब भी मैं वर्नैकुलर आर्किटेक्चर देखती हूँ ना तो मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, चाहे वो केरला का हो चाहे वो राजस्थान का हो। जब मैं वो बुंगे देखती हूँ या बिल्कुल ही रूरल एरिया में जाके ऐसी चीज़ें देखती हूँ। हाँ, मैंने हवेलियों पे एक PhD कराई, उन हवेलियों में जाती हूँ तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि यार हमारा आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत और कितना सस्टेनेबल और कितना ज़मीन से उठा हुआ आर्किटेक्चर था, और हमने कहाँ लॉस कर दिया। हम ना मुझे पढ़ाया गया ना आगे उस ढंग से मैं जितना पढ़ाना चाह रही थी। मैंने बहुत पढ़ा लिया, मैंने बहुत, जो मैंने आपने मास्टर्स के कोर्स की बात की उसमें मैंने बहुत फ्रीडम दी हर स्टूडेंट को, एज ए टीचर फ्रीडम दी कि तुम्हें अगर टीचर बनना है तो तुम्हें इंडियन रूट्स के साथ जुड़ना होगा। तो मुझे अगर आर्किटेक्चर का नाम लेंगे तो मुझे वर्नैकुलर आर्किटेक्चर से बहुत प्यार है। ठीक है। वन मिथ अबाउट आर्किटेक्ट्स यू वुड लव टू डिबंक? वन मिथ, ऐसा मिथ जो लोगों को लगता है, जनरली लोगों को लगता है कि आर्किटेक्चर का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी बिल्डिंग। आर्किटेक्ट हायर करेंगे तो उनको बड़ी डिफरेंट लुकिंग बिल्डिंग मिलेगी, डिफरेंट लुकिंग को ही वो आर्किटेक्चर समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोसाइटी को हम 75 साल में एजुकेट ही नहीं कर पाए भाई कि आर्किटेक्चर जो है वो सिर्फ खूबसूरती नहीं है, वो स्ट्रक्चर, फंक्शन, खूबसूरती के साथ साथ एक एफिशिएंसी, एनर्जी, बहुत कुछ है आर्किटेक्चर में। तो उसकी डेफिनेशन इतनी सी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ डिफरेंट लुकिंग, डिफरेंट होना चाहिए। एक ये भी मिथ है ना कि आर्किटेक्ट्स बहुत पैसा बनाते हैं। नहीं भाई, ये मिथ नहीं है। लोगों को उनकी फीस देना बहुत मुश्किल लगता है। किसी भी आर्किटेक्ट को अपनी लास्ट 15-20% फीस कभी नहीं मिल रही होती है। हर आर्किटेक्ट का दुख, आप इस चीज़ पे पूछ लो तो ये उसकी दुखती रग होगी, दुखती रग होगी। खत्म होना चाहिए। हाँ, ये मिथ खत्म होना चाहिए। A book other than your own thesis that every architect must read? बुक वो जो मैंने आपको कहा, इंडियन आर्किटेक्चर बाय क्लॉड बेटली, देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि उसमें हमारा इंडिया का आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है। वो बुक देखनी चाहिए। आर्किटेक्चर पे बुक्स तो बहुत सारी हैं, पर मुझे विश्वकर्मा दर्पण ने काफ़ी इंस्पायर किया था कि उसमें कितने अच्छे से डोम और आर्चिस को बनाने के जो मेथड्स हैं वो कितने सदियों पहले से सिखाए गए। विश्वकर्मा दर्पण। जी। A mantra you follow to stay active and energetic? Every day I say this is my present. Every day I feel कि यह मेरा आखिरी दिन हो सकता है, इसे पूरी तरह से जीना मेरी जिम्मेवारी है, मुझे इसको जीना। And what's harder, critiquing architecture or fixing it? Harder is fixing it.
क्रिटिसाइज तो आप किसी को भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ पे कर सकते हो, किसी का नुक्स निकालना तो मुश्किल ही नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि नुक्स निकाल के मैंने पूरी मास्टर्स का थीसिस ही है, फिर मुझे लगा नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच, राइट, उसका सोल्यूशन देना सोल्यूशन मुश्किल देना है। पड़ेगा। फिक्सिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि फिक्स करते हुए आपको बहुत बहुत कुछ सोचना पड़ता है। एंड व्हाट्स योर, इसमें थोड़ा आप एलेबोरेट करके बता सकते हैं, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस है, व्हाट्स योर विजन फॉर आर्किटेक्चरल एजुकेशन फॉर द नेक्स्ट डेकेड इन इंडिया? मैं बिल्कुल एक पैरेलल सिस्टम देखना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ जैसे मेडिकल प्रोफेशन के साथ आयुष की मिनिस्ट्री है, एक सिस्टम जो पुराना हमारा सिस्टम हेल्थ का है, ऐसे ही एक आर्किटेक्चर के पैरेलल एक सिस्टम होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी को फोकस हो, और उसमें बहुत सारे पैरा आर्किटेक्चर के कोर्सेज होने चाहिए। जो आर्किटेक्ट हम अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हम सिर्फ एक आर्किटेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी टीम या नीचे का कोई भी बंदा हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में ट्रेन नहीं कर रहे। मुझे लगता है एक हॉलिस्टिक इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, और एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कहीं से कट कॉपी पेस्ट ना हुआ हो, जो यहाँ से बना होना चाहिए, वर्नैकुलर आर्किटेक्चर की तरह यहीं से उपजा होना चाहिए। और उसमें जो इंस्टीट्यूशन भी हों, उसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ यही पढ़ा सकता है। आप देखिए ना, आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है तो आर्किटेक्ट ने ही पढ़ाना है जी। अरे भाई, जो सब्जेक्ट जिसका है उसका एक्सपर्ट बुला के पढ़वाओ ना। यस। और उसके एक्सपर्ट को मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम ही टोटल, मैं सिर्फ आर्किटेक्चर एजुकेशन नहीं, जो टोटल एजुकेशन सिस्टम ही है ना अभी तक, वो बहुत स्टूडेंट टीचर सेंट्रिक है, और वो अंग्रेज़ों का थोपा हुआ सिस्टम है। हमें समझ के जल्दी से जल्दी, अब हाई टाइम हो गया यार, 75 साल हमने आज़ादी के मना लिए, अब हमें जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, हमें सिस्टम को इंडिजीनियस अपना सिस्टम की तरह करना होगा, और उसे स्टूडेंट सेंट्रिक ही होना होगा। स्टूडेंट को वो फ्रीडम होनी चाहिए, स्टूडेंट धक्के से ना इंस्टीट्यूशन में आए, स्टूडेंट भागता हुआ खुशी से आए, और जो वो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सके। वो अगर टीचर नहीं है तो ऑनलाइन ओपन कोर्सेज कितने हैं भाई, बहुत कुछ। आप देखिए रोज़ नए कोर्सेज लॉन्च होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही बहुत सारा एफर्ट लगा रही है, हमारे IITs और NITs के टीचर और अच्छे इंस्टीट्यूशन के टीचर्स तो ऑलरेडी कितने मूक दे चुके हैं, दुनिया को पता ही नहीं है। वन इमीडिएट रिफॉर्म अगर आपको आज मौका मिले, सबसे पहले क्या लेके आना चाहेंगे? मैं वो 2 स्टेजेस में, मैं तो हर एक बच्चे को कहूँ कि 3 साल के बाद भाई एग्जिट हो, काम कर। जिस दिन तुझे लगेगा कि तुझे आर्किटेक्ट ही बनना है और अपनी प्रैक्टिस के तू अब कैपेबल हो रहा है तो पार्ट टाइम आके डिग्री पूरी कर लेना जी। पर तू जा और देख, दुनिया देख, वो जब भी आना चाहे वो तभी वापस आ सके जब आना चाहिए। किसी वो एज शुडंट बी अ बार टू परस्यू योर द सेकंड स्टेज ऑफ आर्किटेक्चर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। एक मेन कैमरा में आप बता दीजिए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? भाई बहुत, मुझे तो समय का पता ही नहीं लगा। आपने पता नहीं कहाँ से इतनी रिसर्च कर रखी थी मेरे बारे में, कहाँ से पता कर रखा था। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ करण, ऐसी एक कन्वर्सेशन शुरू आपने की। इसी सिलसिले को मेरी तरफ से बहुत आपको बेस्ट विशेस हैं कि ये बड़ी अच्छे से चलती रहे, और हम देश के बहुत चुनिंदा लोगों को बुला के यहाँ इस फोरम पे आप उनसे चर्चा कर सके। थैंक यू, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। यही कोशिश है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे जब आपने कहा कि ये करना है तो मुझे लगा करण बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा। थैंक यू। तो थैंक यू, ये था आज का हमारा कन्वर्सेशन। और आज का एपिसोड देख के मैं चाहता हूँ कि सभी आर्किटेक्ट्स, मतलब मेरा ये सोच है कि सभी आर्किटेक्ट्स को, इंटेलेक्चुअल्स को एक बार सोचने पे मजबूर तो होना चाहिए। तो आप भी सोचें, हम भी सोचते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। और आपके कमेंट्स का हम दोनों को ही इंतज़ार रहेगा। जी।